मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में, जो है ग्रीन टीवी किसान चौपाल, जो हम बिहार के वैशाली कृषि विज्ञान केंद्र में लगा रहे हैं। तो जिसका मकसद है कि हम सब्जी फसल प्रबंधन और मिर्च फसल प्रबंधन पे बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रीन टीवी किसान चौपाल का मकसद है कि कैसे हम आपको नई तकनीक, नए आविष्कार, नए प्रोडक्ट और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हमारे कार्यक्रम के जरिए पहुंचा सके। तो ये कार्यक्रम हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर के सहयोग से, केवीके हरिहरपुर वैशाली के सहयोग से, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सहयोग से और आइडिया फाउंडेशन के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी हमारे जितने भी यहाँ पे किसान भाई बहन आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप यहाँ से कुछ उपयुक्त जानकारी लेकर जाएंगे। तो मैं हमारे एक्सपर्ट्स का वेलकम करना चाहूँगी स्टेज पे, जो है डॉक्टर AK सिंह सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली से। हमारे बीच हैं मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी स्वागत है। SMS प्लांट प्रोटेक्शन KVK हरिहरपुर वैशाली से, सर आपका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। इंजीनियर कुमारी नम्रता मैम, SMS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली से, मैम आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। वर्मा मैम, SMS होम साइंस कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली से, मैम आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जोनाह ढाको सर, SMS हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली से, सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो मिस्टर दुर्गेश मिश्रा जी, सेल्स FL छपरा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, सर आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में और भी चीज़ें होंगी, जितने भी हमारे स्पीकर हैं कम शब्दों में आपको जो उनको टॉपिक मिला है उस पर जानकारी देंगे और आपको उनको गौर से सुनना है। उनके बोलने के बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। आपको हाथ खड़ा करना है, माइक हमारा आपके पास जाएगा। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत जैसे करते हैं, अतिथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप प्लीज़ आके स्टेज पे दिया प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। किसी भी शुभ काम की शुरुआत दिया प्रज्वलन से होता है। तो हमारे जो अतिथिगण हैं वो दिया प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की, कि मिट्टी आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तभी उसमें जो उपज आएगा, फल आएगा, फूल आएगा, वो अच्छी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारी चीज़ें हम बार बार आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि आप जागरूक होकर उसको अपनाएं, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग है। तो हमारे बीच डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम सर हैं, SMS प्लांट प्रोटेक्शन KVK हरिहरपुर वैशाली से, आपको बताने वाले हैं कि मृदा जांच क्या फ़ायदा है और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो है वो सब्जियों में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। किसान चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, धानुका एग्रोटेक के मार्केटिंग मैनेजर, इस कार्यक्रम के आयोजक ग्रीन टीवी चैनल के मार्केटिंग मैनेजर अंशु कुमार जी, हमारे प्रगतिशील किसान बंधु, कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली के वैज्ञानिक गण एवं सभी कर्मी, प्रेस एवं मीडिया के आए हुए सभी लोग एवं आप सभी तमाम किसान बंधुओं का मैं कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है मिट्टी। मिट्टी की से ही पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। शुरुआत मिट्टी और अंत मिट्टी। तो मिट्टी की जो भूमिका है हम सभी बखूबी जानते हैं। अगर हम खेती की बात करें तो खेती में मिट्टी का क्या योगदान है, तो मिट्टी ही एक आधार है सभी चीज़ों का। अगर स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी धरा मतलब मिट्टी, मिट्टी अगर स्वस्थ है तो आपका खेत और फसल हरा और स्वस्थ होगा। तो किसी भी पौधों को या मानव जीवन के विकास के लिए हमें पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को पोषण मिट्टी से मिलता है। तो पोषण के रूप में जो पौधा है मिट्टी से क्या क्या चीज लेता है, जो
तत्व हैं, तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारे जो हैं पौधे हैं वो मिट्टी से ऑब्जर्व करता है। मिट्टी में जो पोषक तत्व है वो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी पोषक तत्व, मतलब हम अपने जीवन से अगर हम पौधे को जोड़ें, जिस प्रकार से हमें अपने विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से पौधों को भी विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो 17 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें कुछ बेसिक तत्व हैं। बेसिक तत्व में क्या आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमारे हवा और पानी के माध्यम से पौधा उसे ऑब्जर्व करता है। उसके लिए हमें कोई अलग से मिट्टी में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसको हम उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उसमें आता है आपका नाइट्रोजन, जिसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस, जिसके लिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। पोटास, जिसके लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो पौधे को आवश्यकता, अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए पौधे को आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। ज़्यादातर किसान बंधु जो हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का ही खेतों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं जो पौधों के जीवन को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें कॉपर, आयरन, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकेल, मोलिब्डेनम ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए होता है। ये 17 जो तत्व हैं ये एक दूसरे का पूरक है। अगर किसी की अधिकता हो गई, अगर दूसरे की कमी हो गई तो उसका जीवन साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसका जो बैलेंस, संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। अगर हमें अब जानकारी ना हो कि कौन से पोषक तत्व का क्या पौधों में योगदान है, तो हम उसकी महत्ता को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर हम बात कर ले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों के विकास के लिए मददगार होता है, तने की वृद्धि में मदद करता है। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं यूरिया के माध्यम से। दूसरी आती है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर फास्फोरस की कमी होगी मिट्टी में तो रूट जो है उसका डेवलपमेंट बाधित होगा, तो पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। तीसरा आपका पोटेशियम, जिसको हम म्यूरेट ऑफ पोटास से पूरा करते हैं। पोटेशियम जो है पौधे में कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है और प्रोटीन बनाने का। कार्बोहाइड्रेट, हमारे मानव शरीर के लिए भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है। तो पौधों के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो पौधों के जो पत्तियां होती हैं उसमें भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पौधे को ऊर्जा प्रदान करता है उसके विकास के लिए। अगर पोटाश नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा, तो पौधा को एनर्जी नहीं मिल पाएगा विकास करने के लिए। प्रोटीन उसके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे सेल के लिए भी वैसा ही होता है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटीन, एडिशनल प्रोटीन लीजिए। तो पौधों के विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसमें सेल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में सेल बनेंगे तो पौधा जल्दी विकास करेगा। कॉपर की बात करें या कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम अपने लोकल भाषा में कहते हैं कि पौधा झमाट होना है ना। तो कैल्शियम जो है पौधे की विग्रेसिटी को बढ़ाता है, मतलब उसकी जो ब्रांचेज होते हैं उसको ज़्यादा फैलाने में मदद करता है कैल्शियम। बोरोन जो है वो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट को पौधों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। अगर बोरोन की कमी हो गई तो जो फल है वो फटना शुरू हो जाएगा या गिरना शुरू करेगा। कॉपर की बात कर ले, कॉपर की अगर कमी होती है खेतों में तो पत्तियां जो है ये डिफोलिएट हो जाती है, पत्तियां गिर जाती हैं।
और ये जो पौधों को जिस तरह से हमारे शरीर को उपापचय की क्रिया, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, वो हमारे शरीर में होता है, वैसे ही पौधों में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो वो जो पोषक तत्व होते हैं इसके उपापचय क्रिया को बैलेंस बना करके रखता है। मैंगनीज अगर नहीं होगा तो पौधों में श्वसन की क्रिया नहीं होगी। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, पौधा भी सांस लेता है। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, तो पौधा खाना बनाता है और उसी के दरमियान उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें वो सांस लेता है पौधा। क्लोरीन, अगर क्लोरीन की कमी हो गई तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी से नहीं हो पाएगी, तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, जिसके कारण उसकी जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। पोटाश जो है वो रोग रोधन क्षमता को उत्पन्न करता है, पौधा में उसकी जड़ को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि पौधा में जो है बाकी बाहरी चीज़ों का प्रकोप उस पर कम से कम हो, उसको प्रतिरोधित क्षमता को उत्पन्न करता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं 17 जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट बिल्कुल स्पेसिफिक है, मतलब एक का कमी जो है दूसरा पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन एक की अगर कमी हो गई तो दूसरी की जो स्थिति है वो अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाएगा। तो ये 17 जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, ये सभी पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक, इसे इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। 17 ये पोषक तत्व हैं। तो ये अगर हमें जानकारी नहीं हो कि ये 17 पोषक तत्व की कमी होता है पौधा में, तो हम उसका सही से उपचार कैसे कर पाएंगे। अब आती है कि पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें। इसके लिए हम 2 तरीका अपनाते हैं, एक मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिल पाए। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जिसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें कहाँ से मिलती है? या तो वो पशु से मिलेगा या पौधों के अवशेषों से मिलता है। पौधों से मिलने मवेशियों से मिलने वाला जैसे वर्मी कंपोस्ट आप जानते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, जो किचन का भी वेस्ट होता है, इसको सड़ा गड़ा करके खेत में डाला जाए तो ये अच्छे उत्तम खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो गोबर होता है ये डिकम्पोज होकर के वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार होता है। इसको हम पोषक तत्व के प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन मैन्योर, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको आप खेत में लगाएंगे, उसके बाद खेत में ही उस फसल को जुताई कर देंगे तो पौधों की मिट्टी की जो है उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को ऐड करता है। जैसे आपका ढैंचा, सनई के नाम से जो जानते हैं, जो दलहनी फसल है वह भी ग्रीन मैन्योरिंग के काम करता है। जैसे मूंग, काउपी, लोबिया, ये जो दलहन फसल है इसको आप अनाज के रूप में तो लेते ही हैं, दूसरी अगर इसको खेत में ही जुताई कर दिया जाए तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को ये बढ़ाता है। तो इस प्रकार से पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद आती है फर्टिलाइजर, जो हम रासायनिक खादों पर निर्भर रहते हैं। तो रासायनिक खाद के माध्यम से जो पोषक तत्व की पूर्ति की जाती है वो फर्टिलाइजर जो है आप यूरिया के रूप में, डीएपी, पोटाश के रूप में हम पोषक तत्व जो पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी की आयताकार है जो धीरे धीरे कम होते जा रही है, हम औद्योगिकरण की तरफ, शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र समय में मिट्टी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसी मिट्टी से इस बढ़ती जनसंख्या की जो खाद्यान्न है उसको भरपाई करने की जिम्मेवारी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम समझ बूझ करके, जानकारी इकट्ठा करके, अगर हम सही तरीके से उसी मिट्टी में पोषक तत्व को प्रबंधन करके अगर फसलों की उत्पादन करेंगे तो उसी मिट्टी से इस बढ़ती जनसंख्या की भी भरपाई की जा सकती है। लेकिन इस समय जनसंख्या को पूरा करने के लिए हम रसायनों पे ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। रासायनिक की पे ज़्यादा निर्भर होने के कारण जो मिट्टी हमारी दूषित होती जा रही है, मिट्टी के साथ साथ हमारे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। जो जल हम पानी ग्रहण करते हैं वह भी मिट्टी में जाता है तो वह भी दूषित हो रही है। तो इस प्रकार से हम दूषित एक वातावरण तैयार करते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज खेती से पैदावार तो लेते थे,
लेकिन उतनी ही चिंता अपनी मिट्टी का किया करते थे। कैसे? जिस मिट्टी में वो फसल लगाते थे वहीं पे उस फसल को वो मिट्टी में जुताई कर करके मिला देते हैं। वहाँ पे मवेशी को भी रखते थे वो, ताकि जो गोबर है वो मिट्टी में मिलता रहे। रबी फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई करते थे खेतों की, और एक सीजन में खेत को खाली छोड़ते थे। तो ये सारे जो प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाते थे, जिससे कि हमारा जो वातावरण और मिट्टी दोनों बैलेंस रहे, स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ मिट्टी नहीं होगी तो स्वस्थ भोजन प्राप्त नहीं होगा। अगर स्वस्थ भोजन नहीं मिलेगा तो हम डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाएंगे, हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो जब तक मिट्टी स्वस्थ नहीं होगा हम स्वस्थ भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसकी चिंता करना बहुत आवश्यक है। अभी के समय में यह वर्तमान में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि किस प्रकार हम मिट्टी को प्रदूषण से बचाएं, मिट्टी को शोधित करें, इसकी स्वास्थ्य की चिंता करें। इसके लिए सरकार की भी कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं। निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है। आपके खेतों से मिट्टी के सैंपल का जांच करवाया जाता है। जो ये 17 पोषक तत्व होते हैं उसकी एक डाटा बना करके आपको दिया जाता है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो ये दूसरे जो पोषक तत्व है उसको लेने से मतलब मिट्टी में उतनी उसकी मात्रा पर्याप्त है। जैसे कि आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल बार बार खेतों में कर रहे हैं यूरिया के रूप में, तो कॉपर, जिंक, फास्फोरस, ये जो पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध है, पर्याप्त है, उसके बावजूद भी पौधा इसे नहीं ले पाते हैं। अगर फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में ज्यादा हो गई तो मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर, ऐसे जो पोषक तत्व मिट्टी में होते हुए भी पौधा इसे नहीं ले पाता। अगर मिट्टी आपका अम्लीय है या क्षारीय है तो जो आप फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में वो पौधा नहीं ले पाएगा। तो उसका जो पीएच मान है इसको भी बैलेंस करना है, न्यूट्रल बना करके रखना होता है। तो इसके लिए हम अगर ग्रीन मैन्योर करेंगे या मैन्योर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पीएच बैलेंस हो जाएगा मिट्टी का। इसीलिए खेतों की मिट्टी जांच कराना बहुत आवश्यक होता है कि उसमें हमें पोषक तत्व की जानकारी तो मिलती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितने हैं, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ये सारी जानकारी एक कार्ड के माध्यम से आपको सुपुर्द किया जाता है। तो इस प्रकार से हम मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमें, कई किसान ऐसे हैं, बहुत पुराने किसान बंधु हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन उनकी अपने खेतों की मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे मिट्टी में क्या ज्यादा है, कौन से पोषक तत्व की अधिकता है, कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो इसका एक ही मात्र साधन है कि इसके लिए मिट्टी जांच करवाया जाए, उससे आपको पूरा खेतों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप उसको 2 साल तक इसको मेंटेन करके हम फसल को अच्छे पोषक तत्व को प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारे इनकम का, जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है हमारे खेती से। अगर जिस पोषक तत्व की मिट्टी में अधिकता है उसी को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक तो हमारा आर्थिक रूप से हानि पहुंच रहा है, दूसरा हमारा मिट्टी दूषित हो रहा है, वो पर्यावरण दूषित हो रहा है। इस प्रकार से ये तीनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हानिकारक है। तो अगर हम मिट्टी की पूरी जानकारी हमारे पास हो तो जिसकी आवश्यकता है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं और अपना इनकम को और बढ़ा सकते हैं। किसान का इनकम को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि हमें जो खेतों में लागत है उसको कमी करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इससे हमारा मिट्टी भी स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी संतुलित रहे। इस बातों को ध्यान रखना है। अब मिट्टी जांच करने की कुछ तरीके होते हैं सैंपल कलेक्ट करने का। जैसे कि आप को बताया गया कि आप अपने खेतों से मिट्टी लेकर के आइए, तो खेत के कई सारे मेर होते हैं, तो मेर को छोड़ करके वहां से मिट्टी को लिया जाता है रैंडमली 4 से 5 जगह से। उसको
मिला करके एक गोल मिट्टी पे बनाया जाता है। उसके बाद आप क्रॉस का निशान बनाएंगे इस तरह से, उसका 2 भाग को हटा देंगे, 2 भाग बच गया उसको वापस फिर से मिला देंगे, फिर से गोल बनाएंगे, फिर जो भाग को छोड़ दिया था आपने दूसरी बार में उस भाग को हटा देना है। इस प्रकार से तब तक प्रक्रिया किया जाता है जब तक मिट्टी आधा केजी तक ना आ जाए। जब मिट्टी आधा केजी आ गया उसको आप अपना खाता, खेसरा, नाम, पता ये सारा कुछ डाल करके जो मिट्टी जांच केंद्र होता है सरकार द्वारा, जो राजस्व ग्राम है, वहाँ भी निःशुल्क मिट्टी जांच की व्यवस्था की गई है। जिला कृषि कार्यालय में भी होता है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी, हमारा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में भी मिट्टी की जांच की जाती है। इस प्रकार से कई सारे संस्थाएं हैं जो मिट्टी जांच के लिए अग्रसर है। आप उन संस्थाओं से जुड़ करके अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और आपके अगर आप अच्छे किसान हैं तो आपको अपनी मिट्टी की स्थिति पता होनी चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे से उसका पोषक प्रबंधन कर पाएंगे और हमारा जो पौधा है वह स्वस्थ होगा और हम पौधे से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मिट्टी, अपने पर्यावरण को हम संतुलित बनाएंगे और हमारा मिट्टी स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ होंगे। मतलब मिट्टी से हमारा भोजन मिलता है और भोजन अगर स्वस्थ होगा तो पूरे हम मानव जीवन के लिए हम एक स्वस्थ आधार बना करके जाएंगे। तो हम आप सभी किसान बंधुओं से यह आग्रह है कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और हमें आने वाली पीढ़ी की भी चिंता करनी है। ऐसा नहीं कि जो अभी हमें मिल रहा है उसकी पूरा उपयोग मैं अभी कर लूं और हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले या ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमारे पूर्वज भी ऐसा सोचे होते तो शायद आज जो जिस स्थिति में हम लोग अभी मौजूद है शायद ये ना हो पाते। तो इसलिए हमें मिट्टी की चिंता करनी है, जितना हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं उतना ही हमें मिट्टी के स्वास्थ्य का भी चिंता करना है और उसका निराकरण करने पे भी जोर देना है। इसके लिए सरकार आपके साथ है, कई संस्थाएं काम कर रही है, इससे जुड़ करके अपने मिट्टी की जांच करवाइए और पोषक तत्व का सही प्रबंधन करिए ताकि आपका फसल, आपका वातावरण, मिट्टी, वायु सब प्रदूषण से दूर रहे। तो यही आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप आज इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे तो आप एक जरूर सोचिए कि आप अपने को पौधों से तुलना करिए कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर की चिंता करते हैं वैसा ही पौधा भी है, वह भी एक जीव है, वह भी मिट्टी से शुरू होता है और मिट्टी में ही खत्म होता है। तो उसकी भी चिंता करना हमारा दायित्व बनता है, उसका कैसे देख रेख करें और कैसी अच्छी पैदावार हम उत्पन्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि हमें अच्छा मुनाफा मिल पाए, जिसमें ग्रोथ, यील्ड एंड क्वांटिटी, तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आप अक्सर कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली से आप सभी किसान बंधुओं से आग्रह के जुड़े रहें और तमाम प्रकार की जानकारियां कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे दिया जाता है, आप उनसे जुड़ करके लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि सर ने जो बताया है वो आपको गौर से सुनना है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ खड़ा करना है, हमारा माइक आपके पास आएगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। है जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं 17 पोषक तत्व हैं। आ जाइए सर, स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली बार जो है वो माइक हमारा पीछे जाएगा, तो जो लोग पीछे बैठे हैं आप लोग भी नहीं बच सकते हैं, आपको भी गौर से सुनना है। तो हमारे बीच है मिस्टर सुबोध कुमार गुप्ता सर, डीजीएम मार्केटिंग, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आप आइए और बताइए इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और धानुका के पास सब्जी के किसानों के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। आप सभी के समक्ष आज कुछ मैं ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, मान के चलिए कि आप स्वयं खेत में परिणाम देख रहे हैं, कुछ ऐसे परिणाम आपके साथ में मैं साझा करूँगा जो आपने शायद अनुभव नहीं करे होंगे। और जैसे हमारे साथी ने अभी मिट्टी के बारे में बताया, तो मिट्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारी जड़ों का विकास अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक धानुका द्वारा एक कॉरपोरेट कैंपेन है, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। सबसे पहले पिछले 2 साल से ये कैंपेन रन हो रहा है। इस साल इसका एक नया भाग जो है वो धानुका लेकर के आई है। आप सभी को धानुका जो है आपकी कड़ी मेहनत परिश्रम के लिए प्रणाम करता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरा मुन्ना, पता है
जब 9 महीने का था, सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा, और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है, और मैं वही शान बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। तो मेरे साथ आप सभी बोलिएगा इंडिया का प्रणाम। जब मैं बोलूंगा आप बोलिएगा हर किसान के नाम, ठीक है? इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम। बात करूंगा और रिजल्ट जो है वो दिखाऊंगा, जिससे आप अलग अलग फसलों में कैसे अपनी फसल को कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। आलू यहाँ पे कितने किसान करते हैं आलू की खेती? चलिए, फिर मैंने सही फसल पकड़ी है। तो आलू की खेती में सबसे पहले जो है वो बीजोपचार है, कि आप बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। तो धानुका का वीटावेक्स पावर आता है, जिससे आप बीज उपचार कर सकते हैं, या मार्केट में कोई भी बीज उपचार की दवा है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बीज उपचार करने के बाद में जब आप अपने जो बीज हैं उनको जब आप अपने खेत में लगाते हैं, तो हमारे को आने वाले टाइम में क्या क्या रोग से बचने के लिए करना पड़ता है, उसके बारे में जल्दी से 5 मिनट में आपके साथ में मैं बातचीत जो है वो करूँगा। 5 मार्केट हैं, उसमें मेनली जो है वो यूपी है। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो सोइंग और डिसीज अकरेंस की अगर हम बात करें तो बिहार में 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक का बिजाई का जो है वो समय रहता है। और सबसे जो प्रमुख रोग है, जब वातावरण जो है वो बदरी का हो जाता है, थोड़ी सर्दी होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% 95% रहती है, तो पछेती जुलसा जो है सबसे ज़्यादा घातक रोग जो है वो होता है। तो उसके लिए कोई मार्केट में कोई भी प्रकार की दवा जो है वो अभी तक नहीं है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। आप सभी को ये मैं तीनों चारों फसलों के बारे में जो बात करूंगा जल्दी से, ये उत्पाद है माइकोर सुपर। मार्केट में कितने किसान जो है माइकोराइजा, किसने नाम सुना होगा? माइकोराइजा कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? या आप कोई वो लाते हैं, पेटी लाते हैं, जो बाल्टी लाते हैं, बाल्टी कितने लोग अपने किसान खेत में डालते हैं जिसमें खाद वगैरह होता है? तो माइकोराइजा जो है मार्केट में 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। जो हमारे काम का है, हमारे खेत के काम का है, वो है एंडोमाइकोराइजा, क्योंकि वो हमारे प्लांट के जो सेल हैं, कॉर्टिकल सेल हैं, उनके अंदर तक प्रवेश करता है। एक्टो जो है वो बाहर ही रहता है। तो जितने भी माइकोराइजा मार्केट में है वो मैक्सिमम जो है एक्टोमाइकोराइजा है। धानुका अपने लैब से टेस्ट करके फर्स्ट टाइम पूरे भारत में, ये किसी के पास नहीं है, 100% एंडोमाइकोराइजा किसानों को लेकर के आता है। सब्जी की फसलों में 4 किलो जो है खाद के साथ मिला करके किसान इसका प्रयोग कर सकता है। उसका लाभ क्या होगा मैं आपको जो चित्रों के जरिए दिखाऊंगा। माइकोराइजा क्या करेगा, इसकी जो कृत्रिम जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकास करती हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो जैसा हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये इमोबाइल है, इनको पकड़ के लाना पड़ेगा। तो पकड़ के लाने के लिए कोई ऐसे तो पकड़ के नहीं ला सकता है, जड़ें ही उनको पकड़ के पौधे को जो है वो अवशोषित करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स भी हमारे प्लांट्स को मिल सकें। तो माइकोराइजा, हमारा एंडोमाइकोराइजा जो माइको सुपर है, वो हमारे फसलों में जड़ों का विकास करता है और सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट में जाएं, पौधे में जाएं, ये मुमकिन करता है। और उससे लाभ क्या होगा, मैं चित्रों के जरिए आपको आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 किलो का इसका डोज है और खाद जब आप देते हैं तब आप इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आप देखिए, आलू की फसल में आपकी फसल सबसे पहले चलने लग जाएगी। जब आप आलू की फसल में भी माइक्रो सुपर का प्रयोग करेंगे तो आप देखिए कि जहाँ माइक्रो सुपर डला है वहाँ की जड़ें और जहाँ नहीं डला है वहाँ की जड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। मैं आपको गोभी का भी रिजल्ट दिखाऊंगा। कल मैंने मीनापुर, मुजफ्फरपुर में जहाँ गोभी लगती है अधिक, वहाँ पे मैंने किसानों के साथ में रिजल्ट देखा, तो वो भी आपके साथ में मैं साझा करूँगा। किसान भाइयों, एक समय था जब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग बारिश के टाइम पे या जब बादल होता था, जब फफूंद का रोग आ रहा है या बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग आ रहा है, तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करें। आप देखिए, स्टेप्टोसाइक्लिन जो है 2021 में बैन हो चुका है। तो जो मार्केट में जितने भी स्टेप्टोसाइक्लिन उपलब्ध हैं 2024 के बाद में उनको बेचना भी जो है वो लीगल नहीं रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्टेप्टोसाइक्लिन जो है ये ह्यूमन एंटीबायोटिक है, इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे पौधे को बहुत बड़ा झटका लगता है जब हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं। धानुका हमारे किसानों के लिए कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन पूरे भारतवर्ष में दे रहा है, जिसके अंदर ये प्लांट एंटीबायोटिक है। इससे फसल में कोई झटका नहीं लगता, बल्कि आपकी फसल दूसरी फसलों के मुकाबले में सबसे आगे चलेगी। और वो कैसे चलेगी मैं आपको बताऊंगा। किसान क्या करता है, जब देखता है कि मिर्ची, टमाटर या गोभी में भी पत्ता साइड से जलता है, सॉफ्ट रॉट और ब्लैक रॉट आता है, ज़ैंथोमोनास की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पत्ते हैं वो जलने लग जाते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे पत्ते अगर सही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कर्ड भी अच्छा नहीं बनेगा। या टमाटर, मिर्ची में किसी भी प्रकार का स्पॉट आता है तो बैक्टीरियल है या फंगल है, किसान ये पहचानेगा नहीं। अगर उसके वजह से वो कोई फफूंदी नाशक का प्रयोग कर रहा है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो किसान अगर एक दवा का प्रयोग करेगा जो कोनिका नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जिसके अंदर कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन है, किसान को और कोई दवा इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके भी रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। आलू की फसल में यूपी और पंजाब में एक नया रोग जो है वो पाया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि हमारा आलू जो है वो लगता है कि रस शोषक कीट का प्रकोप है। उसको हम पैक्टोबैक्टीरियम की वजह से ये ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो जो है वो देखा जा रहा है, जो काली जड़ जो है आलू में पाई जा रही है। आप देखिए, कोनिका के बारे में मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। 300 ग्राम इसका एकड़ का डोज है। देखिए, आप जहाँ पे बाईं तरफ में जो आप पौधा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी रस शोषक कीट का प्रकोप है, लेकिन ये जीवाणु जनित रोग है आलू की फसल में, जिसने पूरे यूपी में मेजर जो बेल्ट है आगरा का और कन्नौज का, वहाँ पे किसान पहचान नहीं पा रहे थे और रस शोषक दवा का प्रयोग कर रहे थे। किसान भाई अगर 25 से 30 दिन की अवस्था में कोनिका का प्रयोग करेंगे तो उनको लंबी अवधि तक का जीवाणु और फफूंद से जनित होने वाले रोगों का नियंत्रण जो है काफी अच्छे तरीके से मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जहां कोनिका उपचारित है, जहां किसान अभ्यास है, वहां पे हमारी फसल में कितना बड़ा डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है। किरारी जो है एक नया उत्पाद धानुका लेके आई है, एमी सेल्वरॉम इसके अंदर टेक्निकल है। पूरे भारतवर्ष में ये सिर्फ धानुका के पास में है। आलू में पछेती झुलसा आता है, 48-72 घंटे में पूरी फसल जो है वो खत्म हो जाती है। इसका जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसे हम पछेती झुलसा भी बोलते हैं, बहुत शानदार किरारी के रिजल्ट हैं। क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, मतलब बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद भी
ये जो फंगल स्पोर है उसको वहीं रोक देता है और लेट ब्लाइट वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ता। तो पछेती झुलसा के लिए हमारे किसान भाई 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग जो है आलू की फसल में कर सकते हैं। वही इसी उत्पाद में मैं आपको डाउनी मिल्ड्यू, हमारी जितनी भी क्रीपर क्रॉलर फसलें हैं, जैसे कि आपका तरबूज करते हो, खरबूज करते हो, करेला करते हो, लौकी करते हो, जितने भी खीरा करते हो, खीरा ककड़ी करते हो, उसमें डाउनी मिल्ड्यू का मेजर प्रॉब्लम आता है। डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किरारी आपका बीमारी आने के बाद भी उसको वहीं रोक देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो लेट ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू के लिए किरारी है। फफूंद की हर अवस्था पे ये नियंत्रण करता है, जिसकी वजह से क्यूरेटिव रिजल्ट भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बीमारी को वहीं पे चेक कर दिया, रोक दिया, और पत्ता उसके बाद नया जो आया वो काफी हरा भरा और हमारा पौधा स्वस्थ रहा। आप देखिए जहां पे एक ही खेत में कुछ कतारें हैं जहां पे किरारी उपचारित नहीं है और जहां पे किरारी उपचारित है। तो लेट ब्लाइट का प्रकोप आया हुआ था, बीमारी आने के बाद उसको वहीं रोक दिया। नई जो कल्ले आई, नई जो ब्रांचेज आई, वो काफी स्वस्थ थी, जिससे किसान का खेत बच गया। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोर चेक जो है, हमने साइंटिफिक ट्रायल्स भी हमने किए, तो काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो हमें पूरे भारतवर्ष में मिले हैं। और यहाँ तक नहीं, हमने उत्पादन भी देखा कि जहाँ किरारी द्वारा उपचारित का उत्पादन किया, जहाँ माइकोर सुपर का द्वारा उत्पादन किया, वहाँ पे जो ब्लैक स्कर्फ आता है या जो हमारे आलू पे धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी धब्बे नहीं थे, एकदम क्लियर जो है वो देखने को मिला है। और उत्पादन में भी 20 से 30% का वृद्धि देखने को मिला है। ज्यादा उत्पादन और क्वालिटी वाला उत्पादन हमारे किसानों को देखने को मिला है। आप ये हमने हार्वेस्ट डे भी किया। हार्वेस्ट डे में हमने देखा कि 30 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन में अंतर है। तो 30 कुंटल जो है वो कम नहीं होता है, अच्छा खासा उत्पादन है। आलू के बाद में ये पूरा एक आलू का शेड्यूल है हमारा, जिससे हमारे किसान आलू की फसल में अच्छा उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने कोनिका के बारे में बताया, उसको पकड़ के रखिएगा कि जीवाणुजन्य और फफूंदजन्य रोग का नियंत्रण, जितने भी सब्जी के किसान हैं वो नर्सरी लगाते हैं, है ना, नर्सरी लगाते हैं ना, पौध तैयार करते हैं। पौध में सबसे बड़ी बीमारी क्या आती है? जड़ गलन आता है। ये ऐसा आता है ना, जड़ गल जाता है, बारिश के टाइम पे ज्यादा होता है। आप अगर जुलाई अगस्त में गोभी, टमाटर, मिर्ची करते हैं तो देखेंगे कि दोबारा से बीज डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा पौधा जो है वो गल जाता है ना। तो जड़ गलन के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कोनिका का आप प्रयोग करेंगे। वही कोनिका जो मैंने आपको पहले बताया था, आलू में भी 25 से 30 दिन, गोभी में भी 25 से 30 दिन, तो आपको जड़ गलन का नियंत्रण मिलेगा। आप देखिए जहाँ कोनिका द्वारा उपचारित नर्सरी है, दोनों में कितना अंतर साफ साफ हमारे को नजर आ रहा है। आप देखिए अलग अलग स्टेजेस पे जहाँ जड़ गलन आया है, वहाँ पे कोनिका का हमने जब किया प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे बहुत शानदार रिजल्ट हमारे को देखने को मिले। किसान भाइयों, टमाटर में भी माइकोर सुपर, मिर्ची, किसी भी फसल जिसमें जड़ है, वहाँ पे खाद के साथ में 4 किलो माइकोर सुपर आपको देना है। उसके बाद रिजल्ट बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी मिट्टी की रिपोर्ट कार्ड, सेहत चेक भी करा लीजिएगा। 1 साल 2 साल के अंदर में आपकी मिट्टी की सेहत भी सुधर जाएगी। हमारी मिट्टी सांस लेने लगेगी, ऑक्सीजनेशन काफी ज्यादा अच्छा होने लगेगा, न्यूट्रिएंट का अपटेक अच्छा हो रहा है, जड़ों का विकास हो रहा है, मिट्टी भी सांस लेने लगेगी, मिट्टी भी सेहत सुधर जाएगी। कीट नियंत्रण के लिए मैं आपको एक नया रामबाण बता रहा हूँ, जो आपका रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट, जिसे हम बोरर बोलते हैं, च्युइंग पेस्ट बोलते हैं, उसका नियंत्रण एक साथ करेगा। तो धानुका, जैसे कि लीफ माइनर आता है ना, लीफ माइनर ऐसे लगता है कि सांप रेंग रहा है पत्ते के ऊपर, टमाटर में भी देखते हैं या आप खीरे में भी देखते हैं। लीफ माइनर का जो इंसेक्ट है उसका कंट्रोल करने के लिए धानुका लेकर के आई है लानेवो नाम से। तो फ्रूट बोरर भी कंट्रोल करता है, लीफ माइनर भी कंट्रोल करता है, व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल करता है, सकिंग पेस्ट जितने भी हैं सारे सकिंग पेस्ट को एक साथ नियंत्रण करता है। अलग अलग दवा का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता किसान को नहीं है। तो फ्रूट बोरर टमाटर में ये लानेवो नाम का नया उत्पाद जापानी तकनीक से निर्मित है। धानुका ने लास्ट ईयर इसी साल इसको लॉन्च किया है पूरे भारतवर्ष में। तो टमाटर में
और गोभी में आपका DBM आता है, डायमंड ब्लैक मोथ, उसको आप ही नियंत्रण ये करता है। टमाटर में आपका लीफ माइनर फ्रूट बोरर जो है उसका नियंत्रण करता है। इसका डोज है 250 ml प्रति एकड़। 250 ml प्रति एकड़। जब आपको दोनों दिखने लग जाए कि रस चूसक कीट और बोरर दोनों का एक साथ आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं प्री ट्रीटमेंट और 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में हमारी फसल काफी स्वस्थ जो है वो नजर आ रही है। तो ये एक ट्यूटा एब्सोल्यूटा नया कीट आया है महाराष्ट्र में, सोलापुर में, जहाँ किसान टमाटर करते हैं। तो ये भी एक लीफ माइनर का ही प्रजाति से है। ट्यूटा एब्सोल्यूटा बहुत ज्यादा किसानों को समस्या जो है वो प्रदान कर रहा था, लेकिन उसका नियंत्रण भी इससे साफ साफ हो रहा है। किसानों का ये भी कहना था, ये नासिक का है फोटो महाराष्ट्र का, जहाँ पे फ्लावरिंग अच्छी देखने को मिली, पत्ते की सेहत भी साफ साफ अच्छी देखने को मिली। जो हमारे टमाटर में भी बोरर आ जाते हैं, अब यहाँ पे मैं बैंगन भी पकड़ लेता हूँ, बैंगन में फ्रूट बोरर, शूट बोरर और जैसिड, वाइट फ्लाई, सबका नियंत्रण जो है आपको इससे लानेवो से मिल जाएगा। तो ये 8 दिन के बाद में कंपैरेटिव फाइटोटोनिक इफेक्ट है। फसल हमारी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हरी भरी जो है वो देखने को मिलती है। टमाटर में भी कोनिका का प्रयोग करने से आप देखिए 25 दिन में, ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 दिन में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कोनिका द्वारा उपचारित है वहाँ पे अंतर देखिए। और जेनेट फिर हमारा बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। जेनेट भी आपका थायोफिनेट मिथाइल और कार्सुकामाइसिन का कॉम्बिनेशन है। आप ये देखिए, ये लेट ब्लाइट का टमाटर में है, पछेती झुलसा टमाटर में नीचे से सारे पत्ते जो हैं वो चल रहे हैं। ये मैंने साउथ इंडिया में होसूर में लिया था, वहाँ पे बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, जहाँ पे हमने किरारी का प्रयोग किया और रिजल्ट हमारे को बहुत शानदार मिले। तो ये एक ओवरऑल टमाटर का शेड्यूल है। मैं आपको खीरे में मैंने आपको डाउनी मिल्ड्यू के लिए किरारी बताया है 150 ml, जिसका प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए कि जहाँ किरारी उपचारित है, जहाँ किसान अभ्यास है, वहाँ का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये बनारस का है, बनारस में कछवा राजा तालाब में खीरा होता है, तो वहाँ पे ये मैंने ट्रायल करे थे टीम के साथ में, वहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। किरारी के शानदार रिजल्ट है। पाउडरी मिल्ड्यू एक मेजर प्रॉब्लम आती है, मटर में भी देखने को मिलती है, और जो एकदम वाइट कलर का पाउडरिश हमें देखने को मिलता है, तो निसोडियम उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। मिर्ची की फसल में अगर हम बात करें, जैसे मैंने कोनिका बताया, कोनिका डैम्पिंग ऑफ नर्सरी में, उसके बाद डाईबैक बीमारी आती है, ऊपर से सूखने लग जाता है, और एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट, दोनों का, चारों प्रकार के रोगों का नियंत्रण जो है कोनिका हमारी मिर्ची की फसल में करेगा। तो 25 से 30 दिन की अवस्था पे कोनिका का प्रयोग करने पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर हमारे को देखने को मिल रहा है, आपके सामने है। और फसल हमारी कैसे दिखेगी कोनिका का प्रयोग करने के बाद में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 25 से 30 दिन में ये एक टीकाकरण के हिसाब से आप सीधे स्प्रे करिए, रोग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 20 दिन 25 दिन तक का नियंत्रण आपको सीधे सीधे मिलेगा, दवा स्प्रे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए मैंने और बोरर के लिए लानेवो बताया था, और अगर सिर्फ रस चूसक है तो डिसाइड है। कपास की फसल में जैसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स, ये सारे के सारे कीट आते हैं। सिमिलरली अदर फसलों में भी, मिर्ची में भी देखा जाता है। तो सारे रोगों का कीट, रस चूसक कीट का नियंत्रण डिसाइड से हो सकता है। लानेवो मिर्ची में बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और हमारा थ्रिप्स का नियंत्रण जो है वो साफ साफ करता है। निसोडियम पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको प्याज में भी कोनिका 25 से 30 दिन पे करने पे आपको नियंत्रण मिलेगा। वनकिल एक दवा है जो खरपतवार नाशक है, सक्री, चौड़ी पत्ती एक साथ नियंत्रण करता है। आपको 2 दवा मिश्रण करने की जरूरत नहीं है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कोनिका का प्याज में मैंने मध्य प्रदेश, और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो नासिक, वहां पे हमने हार्वेस्ट डे भी किया है। किसान कहता है मुझे 1 ट्रैक्टर ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है, क्योंकि कोनिका का प्रयोग करने से नीचे का बल्ब और जो मांड होता है प्याज का, वो काफी ज्यादा हेल्दी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उत्पादन जो है वो काफी अच्छा मिलता है। तो प्याज में भी कोनिका का रिजल्ट आप देख सकते हैं। फिर लस्टर भी हमारा एक है जो फंजीसाइड है, उसका किसानों ने प्रयोग किया।
अब मैं आपको गोभी का माइक्रो सुपर का रिजल्ट जो है दिखाता हूं, जो मैंने कल कैप्चर किया है। आप देख सकते हैं किसान अभ्यास और माइक्रो सुपर उपचारित एक ही जगह पे है। तो जहां माइक्रो और सुपर द्वारा उपचारित है वहां का पौधा देखिए, और जो किसान के हाथ में पौधा है वो आप देखिए, दोनों एक ही टाइम के हैं। और जिसका विकास आपको कम दिख रहा है, पहले वो ज्यादा अच्छा चल रहा था किसान के हिसाब से, तो किसानों ने वहां पे आकर के बोला कि हमें बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। गोभी में भी कोनिका का प्रयोग करने से आपका ब्लैक रॉट और सॉफ्ट रॉट दोनों का नियंत्रण मिलता है। आप देख सकते हैं ये छिंदवाड़ा में मैंने गोभी में ट्रायल किए थे, वहां पे सेंटोमोनास के अगेंस्ट में बहुत शानदार रिजल्ट्स हमारे को देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। डायमंड ब्लैक मॉथ की मैंने बात करी, डीबीएम बहुत मेजर प्रॉब्लम है कोल क्रॉप में, तो उसके नियंत्रण के लिए लानेवो मैंने आपको बताया, बहुत शानदार रिजल्ट 250 ml लानेवो का होगा। कोनिका के बारे में मैंने आपको बताया, कोनिका 300 ग्राम प्रति एकड़ है, तो डायमंड ब्लैक मॉथ के लिए भी 250 ml जो है गोभी में कोल क्रॉप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो लानेवो द्वारा उपचारित गोभी आप देख सकते हैं कैसी है, जब कीट नियंत्रित है तो हमारी फसल भी स्वस्थ जो है वो रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैंने आपको जो आज यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 चीज़ों पे जोर दिया, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ है माइक्रो सुपर, जो आपकी फसल में जड़ों का विकास करेगा, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है उसका अपटेक काफ़ी अच्छा होगा। और कोनिका के बारे में मैंने आपको बताया, जो जीवाणुजन्य और फफूंदजन्य रोगों का एक साथ नियंत्रण करेगा। तो ये एक तरह से होम्योपैथिक की दवाई की तरह रहेगा, जो आपकी फसल को बचा करके रखेगा। और मैंने आपको लानेवो के बारे में बताया, जो सकिंग पेस्ट और आपका जो बोरर है उनका एक साथ नियंत्रण करेगा। आप सभी ने मुझे सुना, मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। मैंने माइक्रो सुपर के बारे में आपको बताया, जिसमें 100% एंडोमाइकोराइजा होता है, उसको खाद के साथ मिलाना है, उसके डोज क्या है, कितनी मात्रा में माइक्रो सुपर का प्रयोग करना है, कितना किलो जो है हमें प्रयोग करना है माइक्रो सुपर। मेरा नाम प्रभु दयाल सिंह है। हाँ। मैं राजापाकर प्रखंड से हूँ, फरीदपुर गांव से। जवाब सर। सर 4 kg। सही है सर। पक्का है, शायद नहीं पक्का है, 4 kg। 4 kg। सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। हम यहाँ केवीके में भी डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे आने वाले टाइम में, और माइक्रो सुपर आप अपने यहाँ पे भी लीजिएगा ताकि आप उसका रिजल्ट खुद देख सकें। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबो सर, आपका यहाँ आने के लिए, ये कीमती समय हमें देने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। जी, तो हम लोग जो है, अभी एक सवाल आ रहा था पीछे किसानों का कि इस कार्यक्रम का क्या फायदा है, वो शायद पीछे सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे मीडिया के ही साथी हैं और वो लोगों को बता रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कार्यक्रम का मेन मकसद है कि जो जानकारी का अभाव है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट है या फिर योजनाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, जो किसी न किसी कारण बस हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ग्रीन टीवी किसान चौपाल के माध्यम से हम वो जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, और ये कार्यक्रम हम देश भर में करते हैं। महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूरे देश में हम ये कार्यक्रम करते हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा होगा। तो अभी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी इंजीनियर कुमारी नम्रता मैम को, जो एसएमएस है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केवीके हरिहरपुर वैशाली से। मैम आप आइए, और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है और सरकार की उसमें क्या योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड जो है वो जानकारी आप दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण कृषि तकनीक के बारे में। प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली और मीडिया पर्सन और धनुका से आए हुए जो प्रबंधक हैं और हमारे जो किसान बंधु हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और आज इस किसान चौपाल में आप लोगों को कुछ कृषि यंत्र के बारे में आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगी। तो कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर है। आप लोग तो जान रहे हैं कि अभी हमारे पास जो एक समस्या है कि जो लेबर की बहुत समस्या होती है, इसी के लिए हम लोग जो कृषि यंत्र को जो है अधिक से अधिक अपनाने के प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, प्रोजेक्ट चलता है, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब हुआ है कि जलवायु अनुकूल कृषि।
हमारा जो जलवायु है, जो हमारा वातावरण है, काफ़ी बदल रहा है। जैसे जिस मौसम में बरसात नहीं होना चाहिए, उस अलग ही मौसम बरसात होता है और तापमान का भी काफ़ी अंतर पड़ रहा है, हवा का भी रुख बदल रहा है, हर कुछ बदल रहा है, हमारी मिट्टी बदल रही है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकी को अपनाना होगा जिससे हमारा जो उत्पादन है उसमें कोई कमी ना आए। जब यदि हम कृषि करेंगे तो हमारा जो टाइम है, जो हमारा टाइम लगता है, जो अधिक जब हम मैनुअल तरीके, ट्रेडिशनल तरीके से बुआई करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं कि तो हमारा टाइम काफ़ी लग जाता है। एक एक एकड़ में हम 15 दिन भी समय लगा देते हैं। तो यदि हम कृषि यंत्र को अपनाएंगे तो हमारा समय की भी बचत होगी। जैसे अभी हम लोग अपनाते हैं, अभी हमारा चल रहा है गेहूं की, जैसे अभी बुआई होगी रबी फसल का, तो उसमें क्या है कि अभी धान की कटाई होगी। तो धान की कटाई के उपरांत जो अभी चल रहा है, तो क्या होता है, उसका स्टबल्स, जो उसका जो कुट्टी होता है, तो धान का वो फसल का अवशेष उसमें बचा रह जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये अभी जो समस्या होती है कि जैसे अभी विंटर का सीजन आने वाला है, शरद का, तो धान के फसल के बाद क्या करते हैं किसान, हमने भी देखा भी है कई जगह खेतों में लोग उसको जला देते हैं। पराली जलाने की समस्या होती है, जैसे हरियाणा हो, पंजाब होगा, दिल्ली होगा। तो ये पराली जलाने की जो समस्या है उससे हम कैसे निजात पाए, उसके लिए कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरीज है जिसमें कि अभी आ रहा है जैसे हैप्पी सीडर। अभी कुछ किसानों भी देखे भी होंगे हमारे मेला के माध्यम से भी, हर एक जगह जो इस यंत्र को डेमोन्स्ट्रेशन में भी लगाया जाता है। हैप्पी सीडर हो गया, सुपर सीडर हो गया, और जीरो टिलेज मशीन है, स्ट्रॉ बेलर है और मल्चर है। उसमें जो हमारा हैप्पी सीडर मशीन है बहुत अच्छा मशीन है। उसमें क्या होता है, जब हम कटाई करते हैं तो कटाई के बाद जो है उस मशीन के द्वारा जब हम फसल गेहूं की बुआई करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले हमारा अवशेष को जो क्या करता है हैप्पी सीडर, उसको मिट्टी में दबा देता है। अब मिट्टी में दबाने के उपरांत जो है उसमें एक लाइन से एक डिस्क बना हुआ रहता है जिससे उसको मिट्टी को काट के और उसमें बीज की बुआई कर देता है। तो ये हैप्पी सीडर, इसमें फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगता है, फ्यूल की मात्रा भी कम लगती है और ये काफ़ी अच्छा है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखा गया। और कम से कम 1 एकड़ में आपका 1 घंटे में भी उसका सोइंग कर देता है। इससे हमारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य प्रबंधन भी होता है। इसमें क्या होगा, हमारे मिट्टी में जो फर्टिलाइजर की जो मात्रा देते हैं उसकी भी कम लागत होगी, जिससे हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन होगा मिट्टी में बढ़ेगा और मिट्टी में अवशेष को मिल जाता है। और जो मल्चिंग, जो हमारा स्टबल्स था, जब उसको मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी के ऊपर एक आवरण सा हम बैठा देते हैं जिसको बोलते हैं मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग बना देने से क्या हो जाता है, उसमें हमारा नमी बना हुआ रहता है और मिट्टी का तापमान भी बना रहता है और जिससे हमारा जो पानी की मात्रा, जो सिंचाई की जो हम मात्रा देते हैं उसमें भी हम 25 से 30% की हमारे बचत हो जाती है। और एक्स्ट्रा जो खेत को तैयारी करने में जो पैसा हमारा लागत लगता है उसकी भी बचत हो जाती है। और हमारा एक्स्ट्रा जो समय लगता था खेत की जुताई से लेकर के उसको बुआई तक, उसमें भी समय कम लगती है और उसके खेत में की उसमें लागत भी कम हो जाती है। ये हमारा हैप्पी सीडर होता है और दूसरे जो 1 एकड़ में आपका 1 घंटे में कर देता है। इसमें जो कृषि यंत्र में सब्सिडी भी है, जो 50 से 80% तक का सब्सिडी, 80% तक का सब्सिडी है। चूँकि ये मशीन महंगी है, 2.5 लाख रुपये तक की मशीन आती है, इसीलिए अभी इसमें सब्सिडी भी है, 80% तक इसमें सब्सिडी रखा गया है। और दूसरा है कि इसमें एक सुपर सीडर, तो सुपर सीडर जो मशीन है इसमें क्या होता है कि 3 तरह के उसमें मैकेनिज्म लगे होते हैं। उसमें पहला होता है कि रोटरी लगा होता है, जो हमारा रोटावेटर का काम करना पड़ता है। जब खेत की तैयारी करते हैं तो एक तो हम रोटावेटर चलाते हैं, रोटावेटर चलाने उसमें क्या होता है कि अब रोटरी भी लगा होता है। उसको क्या करेगा, जो उसके जो हमारा मिट्टी के जो धान का जो फसल लगाए थे जो काटा हुआ रहता है अवशेष को क्या करता है, वो पहले काट देता है, छोटा छोटा टुकड़े में काट देगा, काट के उसको मिट्टी में दबाएगा और उसके बाद जो पीछे जो डिस्क लगा रहता है उसको एक लाइन में कट करते हुए ड्रिप लाइन देगा। उसके बाद उसमें सीड सोइंग के लिए भी लगा हुआ रहता है, जो बीज को लाइन से उसमें सोइंग करता है। ये हमारा सुपर सीडर है। तो सुपर सीडर और हैप्पी सीडर है सबसे अच्छा किसानों के लिए, जो है हैप्पी सीडर बहुत अच्छा है। और तीसरे तरह का है कि इसमें एक जीरो टिलेज मशीन है, जो जीरो टिलेज मशीन जिसमें क्या होता है कि हम लोग जब जो हैप्पी सीडर सुपर सीडर में क्या कर रहा था कि
उसमें हम लोग मल्च को मिट्टी में मिला देते थे। इसमें लेकिन जीरो टिलेज में क्या करते हैं कि जो हमारा स्टबल है, जो खेत में जो धान की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाता है, तो उसमें हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, लाइन से उसमें बस एक फाल बना हुआ रहता है, उसको एक 5 सेंटीमीटर नीचे गहराई में उसको जो है उसको कट करके और कट करते जाता है और उसमें बीज की बुआई कर देता है। इसका भी जो क्षमता है इस मशीन की, एक घंटे में करीब 1 एकड़ की बुआई कर देता है। ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको खेत की तैयारी करने में जो अधिक समय लग जाता था धान की कटाई के बाद, तो आपको कम समय में खेत में बुआई हो जाती है। तो ये यंत्र बहुत अच्छा है। फसल अवशेष प्रबंधन हमारा सबसे मुख्य जो है एक लक्ष्य बना रहता है, तो उसमें हमारा ये जीरो टिलेज मशीन अच्छा है। और एक और मशीन अभी जो आ रहा है स्ट्रॉ बेलर है। अभी क्या होता है कि हमारे जो किसान है अभी हमारे यहाँ भी कंबाइन हार्वेस्टर भी आया है, तो कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करने से क्या होता है कि हम थोड़ी सी ऊपर से कटाई करते हैं, तो ऊपर से कटाई करने से हमारा जो अवशेष जो है काफी बच जाता है, तो उसको आपको जलाना ना पड़े। तो स्ट्रॉ बेलर क्या करता है, स्ट्रॉ बेलर से हमारा उसको छोटा छोटा काट करके बेल के रूप में, बंडल के रूप में बांधते जाता है, और उसका जो हम लोग बंडल बांध करके हम लोग उसको बेच सकते हैं, दूसरे उपयोग में उसको ला सकते हैं। तो स्ट्रॉ बेलर होता है। इसी तरह से मल्चर मशीन होता है, उसको क्या करता है छोटा छोटा काट करके जो है उसको जो खेतों में हमारा मल्चर होता है। अब ये जब कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हैं तो उसमें जो ये समस्या आ रही थी कि इसका बहुत बड़ा रह जाता था उसका अवशेष, तो उसके साथ ही जो है हम कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ही एक मशीन लगा देते हैं। वो क्या करता है, बस उसको छोटा छोटा काटते जाता है, काट करके जो है उसको मिट्टी में बिछा देता है। ये स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये हमारा मॉडर्न कुछ एग्रीकल्चर मशीन है। सारी मशीनों पे जो है अभी सरकार जो है 50% से लेकर के 80% तक जो है इसमें सब्सिडी है, और ये तो आधुनिक मशीन है। उसके अलावा जो हमारे पास जो मशीनें हैं, जो सोइंग में जो मशीनें अभी जो किसान लोग जो जान रहे हैं, जो मोल्ड फ्लो है और रिवर्सिबल फ्लो है और डिस्क हैरो, ये सभी जो कल्टीवेट अभी जो हम लोग खेत को प्रिपरेशन करने में जो हमारी मशीनें उपयोग में आती है, ये सब रिवर्सिबल फ्लो है। तो ये सभी मशीनें काफ़ी उपयोगी है। ये कम समय में हमारा जुताई भी कर देता है। और जो रोटावेटर है, रोटावेटर भी हमारा खेत की मिट्टी के प्रबंधन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे मिट्टी में नमी को भी बनाए रहता है, और खेत की मिट्टी को जैसे हम लोग करते थे प्राइमरी टिलेज, खेत को तैयार करने में 2 तरह की जुताई करते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज होता था। तो प्राइमरी टिलेज में क्या करते थे, हम लोग मिट्टी को नीचे से काट करके जस्ट ऊपर पलट देते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारा जो मिट्टी नीचे जो माइक्रोब्स होता है, कुछ बैक्टीरिया होता है जो छुपे हुए रहते हैं, वो भी यदि उसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सपोज करेंगे तो उससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर के बैक्टीरिया का भी जो है उसमें धूप लगने से काफ़ी जो है कमी आती है, और भी कीड़े मकोड़े जो भी किसी तरह का प्रकोप होता है, डिजीज होता है, वो भी उसमें खत्म हो जाता है। तो इससे हम लोग प्राइमरी टिलेज से हम लोग एमबी प्लॉ से करते हैं, डिस्क प्लॉ होता है, उससे हम लोग प्राइमरी टिलेज करते थे। और दूसरा जो सेकेंडरी टिलेज में हमारा डिस्क है, जो हम लोग जब खेत की तैयारी करते, जब बीज का समय आ जाता है बीज की बुआई करने का, तो हम लोग सेकेंडरी टिलेज में करते रोटावेटर, और जो हमारा हैरो हो गया उससे हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब जो इसके बाद जो हमारा यंत्र है कि ये तो खेत की मिट्टी की तैयारी कर देते हैं, तैयारी करने के बाद जो हमारा अभी जो बीज की जो सोइंग चल रहा है, अब तीसरा इसमें है कि एक रेस्ड बेड प्लांटर भी आता है। तो रेस्ड बेड प्लांटर में हम जो सोइंग करते हैं उसमें हमारा जो जिस फसल को हम लोग पेड़ पे बुआई करते हैं, जैसे मक्का की फसल है उसको हमको पेड़ पे बुआई करना है, तो एक रेस्ड बेड, उससे क्या होता है कि मिट्टी के बेड बनाते जाता है और उस पे उसका मक्के की बुआई करता है। जैसे अरहर हो गया, उसको बेड पे यदि करना है तो बेड पे जिस किसी फसल की बुआई करना, अभी जैसे कुछ दिन पहले मिलेट्स का चल रहा था, मड़ुआ का भी चल रहा था, बाजरा का चल रहा था, तो हम लोग जो बेड पे बुआई करते हैं उसके लिए। अभी जैसे धान का भी है, तो धान का भी अभी जो हुआ था, हार्वेस्टिंग हुआ था, हमने देखा कि रेस्ड बेड पे जो धान की बुआई हुई है उसका अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा यील्ड भी अच्छा है। तो जहाँ पे पानी लग जाता है, तो पानी जैसे बारिश के टाइम में कहीं कहीं निचला वाला जमीन होता है तो पानी लगने की समस्या हो जाती है, तो हम अपने पौधों को, धान को कैसे बचाएं। यदि हम लोग रेस्ड बेड पे करते हैं, कुछ हाइट बढ़ जाने से क्या होता है
कि पेड़ पे हमारा धान का फसल भी जो बच जाता है और उसमें जो हमारा उसका यील्ड भी अच्छा आया था। और इसमें हो गया कि रेस्ट बेड से अब है कि आलू की बुआई का आता है। तो अभी जैसे आलू की बुआई का समय आ गया है, तो किसान जो करते हैं पहले खेत का जुताई कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसको करते हैं कि पहले तैयार करेंगे, डिस्क ब्लो उसमें चलाते हैं और नफड़ा चलाते हैं, तो उसके बाद रोटावेटर चलाते हैं। इसमें रोटावेटर चलाना जरूरी होता है क्योंकि मिट्टी को पूरा भुरभुरा करना पड़ता है। आपको डिस्क ब्लो से भी जुताई करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि जब तक आप जब मशीन से बुआई करेंगे, जब आप गाड़ी जुताई नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेट में जो आलू होगा उतने नीचे तक नहीं जा पाएगा। आपको पेट में गाड़ी जुताई करने के बाद उसको आपको नौफड़ा और या रोटावेटर से लास्ट में आपको जुताई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक आलू लगाने की मशीन है, पोटैटो प्लांटर है, उससे हम लोग जो है उसको लगा सकते हैं। इसका भी जो क्षमता होता है 1 एकड़ जो 1 घंटे में उसका लगभग कर देता है, बुआई कर देता है। तो इसमें आपका जो पेड़ भी बनाएगा और पेड़ पे जो है आलू की सोइंग भी करता है। अभी जो समय चल रहा है आलू का, तो उसमें हमारा समय काफ़ी बचत हो जाता है और समय बचत हमें जो खेती में जो लागत होती है, जो एक एक करके आपको मिट्टी को आलू पे आलू डालना पड़ता है, फिर जब आलू का उत्पादन करता है फिर उसमें हमको पेड़ पे मट्टी चढ़ाना पड़ता है। इसमें जो समय लगता है उसमें आपको इस मशीन से लगाने से उसमें समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। तो इस पे हमारे पोटैटो प्लांटर से जो है आलू की बुआई कर सकते हैं। अब आता है कि स्प्रेइंग की मशीनें हैं, तो जब हम दवा छिड़कते हैं पौधे में, या तो हम ये पेस्टिसाइड छिड़केंगे या तो छिड़काव करते हैं या तो वीडिसाइड करेंगे, हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, उसके लिए भी कई तरह की मशीनें आती है। जैसे अभी सरकार का भी उस पर अनुदान रहता है, 50% तक छोटी वाली मशीनें होती है, 50% तक सब्सिडी होता है, और जो बड़ी हुई महंगी मशीनें हैं उसमें 80% तक का सब्सिडी, जो जेंडर हो SC इस हिसाब से उसका सब्सिडी गवर्नमेंट का रखा गया है। तो इसमें स्प्रे वाली जो मशीन है, जैसे बूम स्प्रेयर हो गया, हमारा जो एक हैंड वाला स्प्रे, बैटरी वाला स्प्रेयर है वो हो गया, अब जैसे आम में छिड़काव करेंगे तो रोकड़ हो गया, इस तरीका से जो हम लोग छिड़काव करते हैं इसमें। अब आ गया कि अब हम हार्वेस्टिंग की कुछ इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का, इसमें बिहार सरकार में भी जो है इसमें सब्सिडी रखा गया 50% से 80% तक का हर एक मशीन पे लगभग है। उसमें जैसे हमारा आता है रिपर कम बाइंडर है, तो रिपर कम बाइंडर पे भी सब्सिडी रखा गया है। उसमें क्या होता है, अभी जैसे अभी स्मॉल वाला मशीन है, रिपर है, तो उससे हम लोग धान की भी फसल को काट सकते हैं। उसमें जैसे छोटा वाला, जैसे एक दिन में कोई 1 एकड़ भी काट सकता है, छोटा वाला होगा, एक दिन में 1 एकड़ कोई भी लेबर उसको आसानी से काट लेगा। तो इसमें आपका रिपर कम बाइंडर का भी जो 1 एकड़ 1 घंटे में उसको काट सकता है। तो रिपर कम बाइंडर में क्या होता है कि जैसे गेहूँ का धान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है धान की कटाई में, एक्चुअली वो धान का जब थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है उसका सीज का, तो उसका क्या होता है, थोड़ा प्लांट झुक जाता है, तो लॉजिंग के कारण जो है धान की कटाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन गेहूँ की कटाई के लिए बहुत अच्छा यंत्र है रिपर कम बाइंडर। इसमें क्या होता है कि आपको जो गेहूँ का फसल तो काटेगा ही, काटने के बाद उसका जो है गट्टर भी बांध देता है। तो ये बहुत अच्छी मशीनें हैं, उसका आप लोग उपयोग करेंगे तो आपका जो सबसे मेन जो समस्या होता है, लेबर की जो समस्या होती है काटने में, काफ़ी अप्रैल के मार्च के टाइम में काफ़ी धूप होती है, तो उसके टाइम उसमें काटने के लिए बहुत अच्छा यंत्र होता है, रिपर कम बाइंडर है। उसके बाद अभी आता है हमारे पास जो है एक मशीन होती है कि जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद भी कुछ इक्विपमेंट से पोस्ट हार्वेस्ट की मशीनरीज भी है, जैसे राइस मिलिंग हो गया, रबर रोल सेलर हो गया, अब में से मेज सेलर है और मेज हार्वेस्टर है। तो बहुत सारी मशीनरी है, इसमें भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है और उसको आप लोग ले सकते हैं। और इरिगेशन की भी इक्विपमेंट्स है, उसमें भी है सब्सिडी है गवर्नमेंट की, तो पंप सेट वगैरह हो गया, तो उसमें आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वार्निंग को विराम देती हूँ। क्या होता है और आपके लिए कौन सा उपयोगी है? सर जवाब सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। धन्यवाद आने के लिए यहाँ पे और बधाई। ये और पैकेज और प्रैक्टिसेस जो है मेजर सब्जियों के बारे में जो है वो बताइए हमारे दर्शकों को। चौपाल में उपस्थित हमारा आदरणीय कृषि विज्ञान केंद्र के
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान अनिल कुमार सिंह सर और बीडीएम साहब धनुका एग्रीटेक और हमारा ग्रीन टीवी इंडिया का मीडिया फ्रेंड्स और जो भी मीडिया से आया हुआ है हमारा मीडिया फ्रेटर्निटीज और केंद्र के वैज्ञानिकगण और हमारा केंद्र के स्टाफ जो भी हमारे स्टाफ और जो भी आया हुआ है किसान सभी लोग को नमस्कार और स्वागत है कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के द्वारा से। और आप लोग कोशिश करें कि मेरा हिंदी थोड़ा सा अलग होते हैं, कोशिश करें कि कुछ मतलब समझ आने के लिए आप लोग कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे। जो भी खेती अब सब लोग किसान है, हम भी किसान है, घर में हम किसान करते हैं, पूरा मतलब जो भी फसल है हम बहुत सारा फसल लगाते हैं, हम खुद किसान है। और जो भी आया हुआ है हम उम्मीद है कि आप लोग भी किसान से जुड़ा हुआ होंगे, आप लोग का खेती होते होंगे या कुछ ना कुछ किसान से जुड़ा होंगे। तो जो भी किसान लोग होते हैं आप लोग भी बहुत सारा समाज में आते हैं और कोई किसान इतना अच्छा करते हैं कि वैज्ञानिक लोग से भी अच्छा किसान लोग जानते हैं, हम खुद किसान के खेत में जाके सीखते हैं। तो उसमें हमारा बात थोड़ा सा जो भी नया चीज़ आया है तो एक दो ही बताएंगे। और शुरू होते हैं तो किसान का दोस्त सबसे अच्छा होता है, मतलब जो भी किसान का होना तो मिट्टी में होते हैं। तो मिट्टी का बारे में तो हमारा आगे वैज्ञानिक ने इतना अच्छा से समझा दिया, हम बोलने का है ही नहीं। और उसके बाद फिर से आसान हो गया वो जो रोग कीट एवं रोग नियंत्रण का हमारा साहब ने इतना अच्छा से बता दिया दवाई के साथ पिक्चर के साथ। तो आप लोग तो उस पे तो मतलब मास्टर हो गया, उस पे भी बोलना जरूरी नहीं। तो आगे हमारा काम बहुत आसान हो गया है और बोलने का काम भी हो गया है। तो हम बोलते हैं तो जैसा कि क्या बोलते हैं जो भी खेती शुरू होते हैं तो मिट्टी का अच्छा से होना चाहिए, तो मिट्टी का बोल दिया। और उसके बाद जो बीज होते हैं तो बीज में हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि आप लोग का जो भी बीज होता है वो अच्छा स्थान से या अच्छा सोर्स से आपको बीज होना चाहिए, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा, किसान जितना आप मेहनत करे मतलब मेहनत करे आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बीज को अच्छा से लेना चाहिए, जहाँ सरकारी स्थान से मिलना तो अच्छा है या कुछ जो कंपनी बहुत रिप्यूटेड कंपनी होता है जैसा सेंजेंटा का बीज आता है वगैरह, जो अच्छा जो पहला से लोग किसान लगाते हैं वो लोग का बीज लेना चाहिए। और बीज को ऐसे अभी जो मार्केट में मिलता है लगभग सारा बीज को ट्रीटेड आता है। अगर आपको बीज ट्रीटेड नहीं हो या आपका जो खेत से जो आप फसल लिया उसका बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बीज ट्रीटमेंट करना जरूरी है, बीजों प्रचार बोलते हैं उसको, बीज ट्रीट करना जरूरी है। और उसके बाद आता है आपका नर्सरी। जो फसल दो चीज होते हैं, एक सीधा खेत में लगा देते हैं, जैसा सब्जी में बोलते तो हम जो लगाते हैं जैसा ओकरा भिंडी बोलते हैं, और आपका जो क्या बोलते हैं धनिया पत्ता या पल्ला वगैरह हम सीधा खेत में लगाते हैं। और दूसरा आते हैं जैसा मिर्च और टमाटर गोभी वगैरह हम लोग नर्सरी तैयार करके लगाते हैं। तो थोड़ा आगे हम दिखे थे कि सर का प्रेजेंटेशन में भी कुछ नर्सरी का दिखे थे। तो नर्सरी में 2-3 तरीका होते हैं। तो कुछ जैसा एक फ्लैट बेड में लगाते हैं और फ्लैट बेड में हम रबी सीजन के फसल में फ्लैट बेड में भी हो सकता है। और हमारा बिहार लो लैंड है तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि रेस बेड से आप लोग का नर्सरी बनाइए। और एक अच्छा है कि प्रोट्रेस, ये जो पिक्चर में एक काला छोटा जगह भाग करके एक ट्रे आता है वो को प्रोट्रेस बोलते हैं, तो उसमें भी नर्सरी कर सकता है। वो अच्छा से आपका हर बीज को आप ले सकता है। और उसको फायदा क्या है कि आप अगर कुछ बाढ़ आया तो दूसरा जगह पे शिफ्ट हो सकता है और उसको लगाने में मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान हो जाता है, तो उसको यूज कर सकता है। 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 100 से 120 प्रोट्रेस होने से आपका एक टमाटर का या मिर्च का खेती का वो पौधा ले सकता है, मतलब लगा सकता है। और उसके बाद आप लोग का ट्रांसप्लांटिंग होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करने में नर्सरी में तो पौधा अच्छा हो गया,
तो अगर आप थोड़ा लेट लगाते तो फसल ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, और अगर जल्दी होते तो आपका पौधा मरने का जरूर मतलब चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसा बोलते तो मिर्चा का बात बोले तो मिर्च का तो 40 दिन से 45 दिन का बीच में आपका ट्रांसप्लांट करना बहुत अच्छा होता है। और कुछ जैसा दूसरा फसल जो भी फसल होते हैं तो लगभग जर्मिनेट होने के बाद या लगाने के बाद 1 महीना की करीबन 1 महीना में आपको लगाने में अच्छा होते हैं। और उसके बाद जैसा पानी देने का और जो पुलवाचर बोलते हैं मल्चिंग करने का और स्टेकिंग, अगर कुछ पौधा कुछ फसल लेते जो खड़ा होने जरूरी होता है, आप बांस से ले सकता है या रस्सी से तान सकता है, वो गिरा करना जरूरी है। और उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होते हैं, हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। हार्वेस्टिंग मतलब जो फसल तोड़ना। तो अगर हम बात करें तो टमाटर का मान लो, टमाटर का अगर मार्केट में बेचना है तो आपका टमाटर यहाँ से पूरा लाल हो गया, मतलब इतना पक के लाल हो गया, तो उसको तेल ही बेचना है, तो आपका पहुँचने से पहले टमाटर खराब हो जाता है। तो इसलिए आप कहाँ बेचना है और कहाँ ले जाना है उसी हिसाब से टमाटर को तोड़ते हैं। तो अगर दूर जाना है तो जब फसल को हल्का सा हरा होता है, मतलब ब्राइट ग्रीन स्टेज पहुंच जाता है, तो उसमें हार्वेस्ट कर सकता है। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपका टमाटर पक जाएगा, मतलब कलर लाल हो जाएगा और बिना खराब होके आप अच्छा से बेच सकता है। तो उसको लेना मतलब हार्वेस्टिंग स्टेज जरूरी होता है। और जो ये इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन को भी बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हम दवाई यूज करते हैं कुछ बीमारियों के लिए, जैसा आलू में होते हैं बहुत सारा लेग ब्लेड ऑफ पोटैटो। अभी हम थोड़ी देर पहले दिखे थे, तो लेग ब्लेड ऑफ पोटैटो ऐसे होता है कि जो फफूंदा होता है वो मिट्टी में रहते हैं। तो अगर हर साल आलू ही सिर्फ आलू का फसल लेते होते तो आपका 3 साल में या 4 साल में आपका इफेक्टिव हो जाता है, मतलब पूरा खेत को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए 1 साल आलू लगाते और एक क्रॉप लगाना, क्रॉप रोटेशन करना जरूरी होता है। और इंटरक्रॉपिंग करना, जैसा आलू का या क्या बोलते हैं बैगन का या कुछ मिर्चा का और टमाटर का लगाते तो गेंदा का फूल होते हैं, गेंदा का फूल बीच बीच में या किनारे में लगाना अच्छा होता है, उसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। आपका जो खेत में आपका पौधा में आने के लिए वो रूट देते हैं, मतलब उसमें प्रिवेंट कर देते हैं, तो इसलिए उसको भी जरूरी है। और जैसा आज का चिली कल्टीवेशन में बोला है, तो हम चिली का वैरायटीज कुछ नाम बता देंगे, तो हम उम्मीद है कि किसान लोग आप लोग भी करते होंगे। तो उसमें से जैसा नाम सुना होंगे पूसा ज्वाला और काशी अनमोल वगैरह बहुत फेमस होता है। और एक अभी नया चिली प्रजाति आया है, वो IHR बेंगलोर वहाँ से डेवलप किया है। और उसपे जो हमारा मिर्चा में बीमारी आता है, जो चिली लीफ कर्ल वायरस और फाइटोफोरा रोज वगैरह रेसिस्टेंट है, उसपे मतलब बहुत काम लगता ही नहीं बोलते तो उसको 3 प्रजाति है ऐसा डेवलप किया है रिसेंटली। तो उसको बोलते हैं अर्का निहारा और अर्का प्रीति और अर्का गगन। ये तीन में से कुछ अगर आप लोग का प्रजाति मिले तो लगा के देखिए, आप लोग का पेस्टिसाइड यूज करने में बहुत बचेगा और आपका फसल अच्छा देते हैं। तो इतना ही बोलेंगे। अगर और इसके बाद हम एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस पे हम कुछ ट्रेनिंग करवाएंगे या कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन या जैसा गुलाब, गुदाल्दी और लिलियम वगैरह में ट्रेनिंग 3 दिन या 5 दिन का ट्रेनिंग करवाएंगे। अगर कोई करना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। हम एक बताया कि वो जो नया चिली का प्रजाति निकला है, तो तीनों में से एक भी बता देगा। गगन निहारिका, अच्छा 2 बताया है। जो आपने जानकारी दिया, क्योंकि खेती किसानी में भाषा से ज्यादा जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है और आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मणिपुर से है और आपके ही कृषि विज्ञान केंद्र में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई है। सर ने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी मिट्टी के बारे में। बीज का जो है वो सही जगह से खरीदे आप,
तभी आप लगाएं। बीज उपचार करें, इसके अलावा रोग कीट का जो नियंत्रण करें, देखभाल करें। इसके अलावा जो है वो मार्केटिंग, हम किसी भी चीज की खेती करें, मार्केट के बारे में जरूर आप पढ़ लिख ले कि मार्केट अगर अच्छा है तभी आप उस चीज की खेती करें। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास जो हमारे बीच है, डॉक्टर AK सिंह सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK हरिहरपुर वैशाली से। सर आप आइए और बताइए कि KVK इनिशिएटिव के बारे में बताइए और भी हमारे आज के विषय के बारे में कुछ उपयुक्त जानकारी अगर आप देना चाहें तो प्लीज उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली, ग्रीन टीवी एवं धानका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस किसान चौपाल में आए हुए हम तमाम कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हमारे बीच जो बैठे हुए हैं हमारे प्रबुद्ध प्रगतिशील किसान, हमारे वैज्ञानिक गण, हम सबको इस मंच के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जिसका नाम आप पहले भी जानते हैं और अपने उच्चतम ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर रही है और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूषा के अंतर्गत ये कृषि विज्ञान केंद्र है और प्रत्येक जिला में इस तरह की कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जिनका में जो काम होता है वो जो कुछ भी अनुसंधान हमारे अनुसंधान केंद्रों पर, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, जो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसंधान केंद्र हो, वो सारे अनुसंधानों को हम किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसका एकमात्र माध्यम होते हैं। चूँकि दो विभाग कृषि के क्षेत्र में कार्य करता है, एक सरकार, मान लें यहाँ के लिए बिहार सरकार, और एक अनुसंधान विभाग होता है। तो जो कुछ भी हम अनुसंधान करते हैं बिहार सरकार के सहकर्मियों के साथ, उनके साथ बैठक करके हम उस अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मेन मकसद होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि उनको काम है कृषि विभाग के जो भी विभाग हैं, चाहे वो जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं या प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं, ATM होते हैं, BTM होते हैं या किसान सलाहकार, उन सबों को हम नई अनुसंधान से उनको अवगत कराते रहते हैं। उनको क्या क्या चीज़, नई चीज़ आ रही है, कौन से प्रभेद नई आ रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम उनके माध्यम से ही आपके खेतों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक छोटा सा यूनिट होता है, हम लोग का काम होता है कि हम उनको मार्गदर्शित करते हैं और उसी अनुसार वो कार्य आपके धरातल तक, आपके खेतों तक करते हैं। इसी बीच में हमारे जो कुछ भी नई चीज़ें आती है तो हम लोग भी अनुसंधान करते रहते हैं छोटे छोटे स्तर पर, खासकर नई टेक्नोलॉजी का। चाहे आपको इंजीनियर मैम ने बताया कि बहुत सारे फार्म मैकेनाइजेशन की चीज़ें आ गई है हम लोग के बीच, बहुत सारे चीज़ों के विषय में वो जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के विषय में नहीं भी जानते हैं। तो हम इस चीज़ का ज्ञान हम कृषि विभाग के पदाधिकारियों को भी देते हैं और साथ साथ ये प्रयास करते हैं कि आपके खेतों तक भी हम उस टेक्नोलॉजी को ले जाएं और उस टेक्नोलॉजी को ले जाने के बाद जो कुछ भी आपसे मुझे फीडबैक मिलता है कि ये टेक्नोलॉजी आपका अच्छा नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, हमारे खेतों में ये अच्छा नहीं होगा, हमारी ये समस्याएं हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी का चाहे वो प्रभेद हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी जो दूसरे राज्यों में अच्छा काम कर रहा है आपके राज्य में भी अच्छा करे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा हम लोग अपडेट करते हैं कि आपसे फीडबैक लेके उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इस प्रभेद में कौन सी चीज़ों को देने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ों को हम लोग प्रयास करते हैं कि आपसे फीडबैक लेके फिर अनुसंधान केंद्रों तक पहुंचाएं और फिर उस पर नया अनुसंधान हो और तब फिर आपके खेतों तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये मोटा मोटी कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य होता है। उसके अलावा जो हम देते हैं कि आप जो भी युवा लोग हैं, हमारे जो भी यहाँ के युवक युवतियाँ, वो नई चीज़ें चाहते हैं, वो एक तो कृषि से जुड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास इच्छा शक्ति होती है, जो चाहते हैं कि हम नया चीज़ें करें, इनोवेटिव कार्य करें, तो मैं उनके लिए एक व्यावसायिक स्तर का भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से रखा जाता है। व्यावसायिक कैसे आपको उसको स्वरोजगार के रूप में उसको स्थापित कर सके, हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके। ये प्रशिक्षण
3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 15 दिनों का भी होता है। ये सारे प्रशिक्षण के माध्यम से हम उसको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, स्थापित करने में हम सहयोग भी करते हैं और उनसे जो समस्याएं होती है उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रशिक्षण अलग बात हो गई और एक व्यावसायिक प्रशिक्षण अलग बात हो गई। और कुछ चीज़ें जब हम अनुसंधान करके OFT ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से अगर कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो हम छोटी छोटी यूनिट जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से तो जो भी कुछ मिलता ही है, हम भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को आपके खेतों तक FLD के माध्यम से, फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएं। तो ये मोटा मोटी हम लोग के कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यक्रम होता है। अब नई परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी नई चीज़ें आ गई है, जैसे प्राकृतिक खेती। आज हम सब लोग रासायनिक खाद उर्वरक का इतना ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग किए हैं कि हमारी खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है या आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, समझना है, तो कहा जाता था कि पंजाब और हरियाणा हमारे वहाँ के किसानों को और वहाँ की ज़मीन में इतनी ताकत और क्षमता था कि पूरे देश के लोगों को खिलाने की क्षमता रखती थी। पंजाब और हरियाणा जिसका नाम जानते हैं, और ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर उसका ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट और असर पड़ा तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने उसका उपयोग किया, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया। और क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा उसने रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग किया। और क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दोहन किया, जल का, जो जल होता है जिससे सिंचाई करते हैं उसका दोहन किया। इन सारे चीज़ों के कारण पंजाब हरियाणा में आज ये स्थिति हो गई है कि जल जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी जिंदगी जीने के लिए, कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन जो शरीर है वो जल से ही बना हुआ है। 96%, 98% हमारा जल ही है और जल की कीमत है, जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो जल क्या हुआ कि आज हमारे बिहार जैसे प्रदेश में, हमारे इस जिला में हमें 40, 50, 60 फीट पर पानी मिल जा रही है, शायद हम समझते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यही पानी, यही जल पंजाब हरियाणा में 300 फीट से ज़्यादा पर जाके जल मिल रहा है। इसका वजह क्या हुआ? इसका कारण क्या हुआ कि अंधाधुंध उस जल का उसने दोहन किया और उस जल का लोगों ने उपयोग किया, जिसके कारण से जल स्तर धीरे धीरे कम गया और ये स्थिति हो गई कि 300 फीट से ज़्यादा जाते हैं तब जल मिलता है। और वो भी आपके यहाँ बोरिंग हो सकती है, बोरिंग से आप पानी निकालते हैं और वहाँ बोरिंग से पानी नहीं निकाला जा सकता है। अब ये आश्चर्य की बात है, आप तो बोरिंग से पानी निकाल के सिंचाई कर लेते हो, अपने लिए उपयोग कर लेते हो, वहाँ बोरिंग नहीं होता है। वहाँ क्या होता है? सबमर्सिबल बोरिंग, बड़ा पंप लगाना पड़ता है, नीचे से निकालना पड़ता है। अब हमारे बिहार में भी कुछ लोग अब सबमर्सिबल पंप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये आगाह करना हुआ कि आने वाला समय आपके लिए बड़ा दुर्लभ हो सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में मेरा जन्म है और इस प्रकृति में हम जन्मे और पलपे हैं, पालन पोषण हुआ है कि जहाँ जमीन भी सबसे ज़्यादा उर्वरा शक्ति से भरपूर है, जहाँ का जल भी गुणवत्तापूर्ण है और बहुतायत मात्रा में है। लेकिन ये आने वाले समय के लिए न जल रहेगा और न ये जमीन सही ढंग से रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसका वजह वही है कि हम रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग बड़े ही बुरी तरह से कर रहे हैं। आप हमारे पूर्व के वैज्ञानिक ने बतलाया भी कि आप जो उपयोग कर रहे हो, जो भी फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हो, कभी आप मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं भाई? क्योंकि हम जब अपने शरीर की ही जांच कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते हैं। और जिस तरह से आपको शरीर के लिए दवा की जरूरत पड़ती है, शरीर के लिए आप हमेशा जांच कराते हैं, उसी तरह से मिट्टी की भी जांच जरूरी है। और मिट्टी का बिना जांच किए हुए अगर अंधाधुंध अगर रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग करते चले जाएंगे तो ये जमीन आपकी उर्वरा विहीन हो जाएगी और आने वाले अपने जनरेशन के लिए, आने वाले अपने बच्चे के लिए ये उपजाऊ मिट्टी ना देके सबसे खराब मिट्टी देंगे। और इसी के लिए बच्चे, आने वाले जनरेशन के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें और मुनाफा कमाएं।
तो हमारे लिए ये आगाह की बात है। जिस प्रकार से रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग किया गया है, आप एक भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए ये नहीं कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। हर आदमी किसी न किसी रोग से ग्रसित है, किसी न किसी प्रकार से वो ग्रसित है। और 20 वर्ष के ऊपर होने से इवन बच्चे क्यों कैसे ग्रसित हैं, कैसे आप रोग ग्रसित हैं? क्योंकि आप चश्मा लगा लिए हैं, क्योंकि आपका बाल पक रहा है, क्योंकि आपको गैस बन रहा है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बन रहा है। ये सारी चीज आप रोग ग्रसित हो गए हैं। उसका कारण यही है कि जितना हम अंधाधुंध इन सब चीज़ों का उपयोग किए, बिना विचार किए हुए, बिना कोई हम अनुमोदन प्राप्त किए हुए, ये सारे चीज के करने के कारण ये सारी समस्याएं आपके बीच हो रही है। तो प्रकृति को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि ये जमीन, ये मेरा जल, ये मेरा जलवायु और इन तीनों पर आश्रित रहने वाला मेरा जीवन प्रदूषित हो चुका है। तो हम इस मंच के माध्यम से, इस चौपाल के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने आप को सतर्क करें और कोई भी फसल लगाएं तो बिना अनुशंसा का, बिना मिट्टी जांच का आप नहीं लगाने का प्रयास करें। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको खाने का टेस्ट अलग अलग है, आपका खाने की मात्रा अलग अलग है। उसी तरह से जितने भी फसल होते हैं उसमें भी उनका खाने की मात्रा अलग अलग है, फसल भी अलग अलग, उनकी मात्रा भी अलग अलग है और पसंद भी अलग अलग है, टेस्ट भी अलग अलग है। हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। तो फसल में भी कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फसल खाने वाला कौन सा फसल होता है? तो आप जानते होंगे कि ईख तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा फसल ज़्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व तो खाता है। उसी तरह से कोई खास तत्व होते हैं जो ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे ये वैशाली जिला, आप जानते हैं कि ये केला उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाजीपुर का नाम, वैशाली का नाम लेते के साथ लोगों के जहन में आता है वो केला उत्पादक। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग केला की खेती कर रहे हैं, लेकिन केला के नाम से जरूर जाना जाता है, चाहे वो अल्पान हो चाहे मालभोग हो। कहा जाता है कि केला की खेती करने से, लगातार खेती करने से, उस जगह की जिस खेत में ये खेती की जा रही है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, जिसका पता नहीं चलता है किसानों को। वो 20 साल से 25 साल से वो खेती कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें दूसरा फसल लगाने के लिए जाते हैं तो उसमें फसल उत्पादन अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कहा गया है कि वो सबसे ज्यादा मात्रा में पोटास खाता है, लेकिन हम हमेशा नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पोटास ज्यादा खाता है लेकिन हम देते नहीं हैं, क्योंकि किसान जानते नहीं हैं इन सारी चीजों को। तो ये भी चीजों को समझने की जरूरत है और हम चाहेंगे कि ये सारी चीज है। तो प्राकृतिक खेती पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हम वैसे किसान को हम जानना भी चाहेंगे कि जो किसान हमारे बीच बैठे हुए हैं, अगर वो प्राकृतिक खेती करते हैं तो हम उनको उस तरह से प्रश्रय देंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए भी जो भी योजनाएं आएंगे हम उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी है। उसी तरह से कृषि अनुकूल खेती हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र का, जिसमें जिस तरह से बदलाव हो रहा है वातावरण में, दिन और रात के तापक्रम में बहुत ज़्यादा का अंतर देखने को मिल रहा था। पहले क्या नहीं, ऐसा नहीं होता था कि रात में हमें सोने के वक्त ठंडा महसूस हो रहा है और दिन में गर्मी का महसूस हो रहा है। तो ड्यूरनल टेम्परेचर का अंतर बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा एहसास होता है अरे रात में तो मुझे रजाई लेके सोना पड़ गया था, ठंडा लग रही थी, लेकिन दिन में वो बातें नहीं है। तो ये अंतर है, ये मौसम में हो रहे बदलाव के कारण है। तो मुझे भी अपने कृषि के पद्धति को बदलना पड़ेगा, हमको प्रभेद वैसे वैसे चीज़ों को लेना पड़ेगा। उस समयानुकूल हमको खेती का पद्धति को बदल के ही हम अपने उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। ये इस तरह की भी प्रोजेक्ट हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी उसका लाभ लें, हमारे साथ जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़े, आपको इसमें भी आपकी मदद मिलेगी। उसी तरह से आर्या प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलता है। आर्या प्रोजेक्ट में ऐसे हैं कि जो भी युवक युवतियाँ अगर वो चाहें कि हम अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो मैं उनको प्रशिक्षण भी देता हूँ और साथ ही साथ मैं उनको कुछ इनपुट भी बतलाने का प्रयास करता हूँ, इनपुट भी देने का कोशिश करता हूँ कि ये छोटे से योगदान से आप अपना एक व्यवसाय खोल सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं।
हमारे पास एक ऐसे प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम हो रहा है। आप जैसे हमारे कई वैज्ञानिकों ने बतलाया कि विविधीकरण का, फसल विविधीकरण, हम सिर्फ एक उत्पादन की बात करते हैं, केवल उत्पादन 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 करना है, बाकी दूसरे विषयों पर हम सोचते भी नहीं हैं और न हम कोई तरह का प्रश्न करते हैं। हमारे बीच कई महिलाएं हैं, हमारे प्रगतिशील महिलाएं किसान हैं जो वो वैल्यू एडिशन भी करते हैं। वैल्यू एडिशन करने का मतलब जो फसल आप उत्पादित कर रहे हो ऑन सीजन में तो उसकी कीमत कम जाती है, लेकिन जैसे ही ऑफ होता है सीजन तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो क्यों नहीं उसको प्रसंस्करित करके, क्यों नहीं उसको वैल्यू एडिशन करके, क्यों नहीं उसको प्रोसेस प्रिजर्वेशन करके हम उससे ज़्यादा मुनाफा ले सकें। वैल्यू एडिशन की बात करिए ना, क्यों हम केवल उत्पादन की बात करते हैं। तो ये भी चीज़ है। तो इस पर भी हमारे पास कई प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जिसमें हनी मतलब मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन, ये सारे पर 15 दिनों का 20 दिनों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिनको हम रहने यहाँ प्रशिक्षण देने, खाने पीने का सारी व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। तो हम सब चाहते हैं कि जो भी इच्छुक लोग हों यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े, उसी अनुसार से इसका लाभ उठाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में चलता है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र आप जान रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, जिसके नाम से कई प्रभेद भी हैं जो हमारे किसानों के बीच में है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। तो ये पूसा के नाम से भी कई चीज़ होता है। यही पूसा उठ के आपके दिल्ली में भी चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम बीज उत्पादन पर भी थोड़ा सा, हम बस 2 मिनट का समय लूँगा। मैं चाहूँगा कि उस वक्त कि हम हर चीज़ करते हैं, उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन नहीं करते हैं। बीज उत्पादन करेंगे तो उसी खेती से आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। हम बीज उत्पादन की भी बात करें, चाहे वो सब्जी का बीज उत्पादन होता है, इस तरह की भी प्रोग्राम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से चल रहा है। जो सब्जी का बीज उत्पादन करना चाहते हैं उनको मैं मदद करूंगा। जो उसके अलावा दलहनी फसल का भी अगर बीज उत्पादन करना चाहेंगे तो मैं उसमें भी मदद करूंगा। मेरे वैज्ञानिक आपके फील्ड तक जाएंगे, आपको मदद करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। उसको हम बाय बैक भी खरीदेंगे, खरीद भी लेंगे। तो जो चीज़ आप अगर 100 रुपये बाजार में बेचते हैं, उसको मैं ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पैसा देके मैं आपकी खरीदारी कर सकता हूं। तो आप वो सारे कार्य को क्यों नहीं करेंगे जो आप केवल उत्पादन की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे। आप चूँकि ये मिर्च से भी संबंधित है, और मिर्च कहा जाता है कि एक ऐसा स्पाइसेस है जिसके बिना किसी सब्जी का हम आकलन नहीं कर सकते। अगर किसी भी सब्जी में अगर मिर्च ना रहे तो क्या उसमें स्वाद बनेगा? नहीं बनेगा। और ये जो मिर्च में जो स्वाद आता है, तीखापन आता है, वो किस कारण से आता है? एक उसमें एक यौगिक होता है, वो कैप्सिसिन होता है। वो कैप्सिसिन के ही कारण उसमें तीखापन होता है। और यही तीखापन है जो कोई भी सब्जी बिना मिर्च का आकलन और अच्छा लगेगा भी नहीं, और हम उसके बिना चल भी नहीं सकते। अगर किसी भी सब्जी में मिर्च ना दिया जाए तो अगले दिन से सब्जी खाना भी आप सब लोग बंद कर देंगे। बंद करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये चीज़ है। तो उसका बीज उत्पादन की भी तकनीक पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि मिर्च और सब्जी फसलों का वैज्ञानिक बीज उत्पादन की दुनिया, विज्ञान, कृषि और पाक कला, ये तीनों का एक आनंद का एक आकर्षक संगम है। बीज उत्पादन भी और कृषि भी और पाक कला, ये सारे चीज़ के बिना सब्जी का आकलन नहीं किया जा सकता है। और ये तीखे स्वाद जो हम बतला दिए हैं क्यों होता है, वो कैप्सिसिन के कारण होता है। और कैप्सिसिन की मात्रा पर ही किसी प्रभेद का तीखापन और कम तीखापन भी पता चलता है। तो ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं। कैप्सिकम और ये उतना ही सोलेनेसी फैमिली का चीज़ें हैं। और जो कैप्सिसिन जिसके विषय में बोले, जिसका तीखापन, वो उसके कारण से तीखापन होता है। और इसका प्रभाव केवल अपने ही देश में नहीं, विश्व में इसका उत्पाद भी किया जाता है और इसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खेती, मिट्टी और जलवायु, ये सारे चीज जानते हैं कि कहीं भी सबसे अच्छा मिट्टी जाना जाता है कि दोमट मिट्टी अच्छी होती है। और कोई भी मिट्टी दोमट, हम लोग का बिहार का मिट्टी दोमट मिट्टी ही है, कुछ क्षेत्र को छोड़ के। और दोमट मिट्टी में ये होता है कि बलुई और
दोमट, ये दोनों मिला रहता है, जिसमें क्या होता है कि ड्रेनेज, कोई भी फसल हो, सिंचाई आप करते हो तो पानी का निकास होना अति आवश्यक है। अगर पानी का निकास नहीं होगा तो ये भी दिक्कत होती है। इसलिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ये सारी चीज़ है। और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापक्रम इसके लिए अति आवश्यक माना जाता है। जल की जो बात हम करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कभी भी आप पौधों की सिंचाई नहीं करते हैं। सिंचाई किसका करते हैं? खेतों का सिंचाई करते हैं। हम कहते हैं, हम वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, आप पौधों को सिंचाई करें। जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप पीते हैं या नहीं? दिन में करीब 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। लेकिन जब वो पानी पी लेते हैं, अगर हम 3 दिन का पानी 9 लीटर एक ही दिन आपको पिलाना चाहें, एक बार ही पिलाना चाहें, तो क्या आप पिएंगे? कितने लोग पी सकते हैं ये पानी? 3 दिन का पानी 3 या 9 लीटर एक बार ही हम पिला दें, पिएंगे? कोई व्यक्ति बोले नहीं पिएंगे। तो आप जब खुद नहीं पिएंगे पानी, वो 3 दिन का ही मात्रा, तो 20 दिन का पानी आप एक पौधे को पिलाना चाहते हैं तो पिएगा? क्या करेगा? नहीं पिएगा ना। अरे बोलिए, नहीं बोलिएगा तो इसका मतलब आप पी लीजिएगा और उसको भी पिलाइएगा। नहीं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है इसका। जब आप 3 दिन का पानी एक बार नहीं पी सकते हैं तो पौधा को क्यों पिलाते हैं? अगर आपको एक बार ही पिला दिया जाए तो क्या होगा? जगह आपको जबरदस्ती दिया जाएगा, डॉक्टर साहब पाइप लगा देंगे, उल्टी हो जाएगा। और क्या सब होगा? जो होगा वो बोलिए। मैंने दस्त हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, कुछ वोमिटिंग भी कर देगा, कुछ इधर उधर से भी निकल जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। मोटा मोटी यही समझिए, तबीयत आपका खराब हो जाएगा। तो इसको भी अगर पानी पिलाइएगा तो क्या होगा? उसका भी तबीयत खराब होता है। बहुत सारे किसान गेहूं में, कभी कभी दूसरे फसलों में पानी जहाँ दे देते हैं तो देखिएगा पीलापन आने लगता है, और उस पीलापन के कारण तो तबीयत खराब हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे वो अगर 4 घंटा चलाया है 1 बीघे में, तो तुम 8 घंटा चला के आना। बेटे को भी बतला देते हैं 8 घंटा के चला के आना, जिससे कि हम अगले सप्ताह तक पानी के लिए हम बचे रहेंगे। अरे भैया, आप कैसे बचे रहोगे जब तुम नहीं पी रहे हो तो वो भी नहीं पी रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि हम जो कुछ भी सिंचाई करते हैं उसका 60% पानी बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब कि 100 रुपया अगर आप खर्च करते हो पानी की सिंचाई पे, तो 60 रुपया बर्बाद होता है, 40 रुपया का ही पौधा उपयोग करता है। और इस तब कहता है किसान या हमारे जो प्रबुद्ध किसान कि हमको तो घाटा लग गया, हमको तो कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, हमको तो लागत ज़्यादा लग गया। अरे कैसे आप जवाबदेह हो ना। वही बात उसके फर्टिलाइजर में भी कहा जाता है कि फर्टिलाइजर में भी आप 100 रुपया का अगर फर्टिलाइजर खरीद के देते हो तो उसमें से 65 रुपया वो बर्बाद होता है, मुश्किल से 40 रुपया ही उपयोग करता है। और उपयोग 40 रुपया का क्यों करता है? वजह, सबसे बड़ा वजह क्या है कि जो खाद उर्वरक का प्रयोग आप करते हैं अपने खेतों में, वो पौधा लेता नहीं है, एकदम नहीं लेता है। उस पौधे में क्षमता नहीं है लेने का। वैसे ही क्षमता नहीं है जैसे कि आप बैठे हुए हैं घर में, आप गए आज और आपकी पत्नी रोटी के बदले गेहूं थाली में रख दिया, चावल खाते होंगे तो चावल के बदला धान रख दिया, सब्जी के बदला 2-4 आलू रख दिया, अलग नमक रख दिया, तेल रख दिया, और सारा चीज थाली में लाके आपको खाने के लिए दे दिया। तो आप क्या करें? बनता तो उसी से, खाते तो उसी से होंगे। तो खाएंगे। आपके थाली अगर रख दे जाए आपकी पत्नी आपके पास, कितने लोग खाएंगे? अरे हाथ उठाइए, बोलिए, नहीं बोलिएगा। अरे हाथ उठाइए ना, कोई नहीं तो नहीं हाथ उठाइएगा तो इसका मतलब आप खाइएगा, नहीं खाइएगा। तो ठीक उसी तरह से आप जो खाद उर्वरक डालते हैं अपने खेतों में, वो पौधा खाता नहीं है।
और आपके लिए जैसे आपके घर में गृहिणी चाहिए, आपके लिए खाना बनाने वाली रसोईया चाहिए, वो रसोईया जब बनाता है तब आप खाते हैं, उसी तरह से खेतों में भी रसोईया है। और वो जब तक रसोईया नहीं रहता है तब तक खेत में वो खाद उर्वरक जो डाले वो खाता नहीं है। बतलाइए, कोई नहीं जान रहे हैं। वो सबसे बड़ा जो रसोईया है और जिसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है जीवाणु, विषाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कहा जाता है कि एक चम्मच अगर मिट्टी उठाया जाए तो उसमें लाखों अरबों की संख्या में वो जीवाणु होते हैं। अब बतलाइए, वो जीवाणु नहीं रहेगा तो कोई भी खाद का उपयोग पौधा नहीं करेगा। अभी आप भाग्यशाली हैं 2-4-5 साल तक, शायद 5 साल और 10 साल के बाद ये सारे जीवाणु मर जाएंगे खेतों से, और फिर आपका जो भी खाद डालेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जीवाणु को जिंदा रखना है, और जीवाणु उसी खेत में जिंदा रहेगा जिस खेत में आप प्राकृतिक रूप से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हो। रासायनिक खाद के अलावा दूसरे खाद का भी उपयोग करना जरूरी होता है। और वो खाद क्या है? जो उसका उस जीवाणु का भोजन होता है। कोई आदमी देखिए, गोबर जानते हैं लेकिन हम उपयोग करना भूलते चले जा रहे हैं। ये गोबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा और भी खाद है, लेकिन गोबर आपकी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी खाद का उपयोग पौधा तभी करेगा जब हम उसमें गोबर डालेंगे, और गोबर नहीं डालेंगे तो खाद का उपयोग नहीं करेगा पौधा। ये आप मान के चलिए और ये एहसास करके जाइए। इस मंच से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गोबर महत्वपूर्ण है और उसको आपको डालना पड़ेगा। हंस के डालिए, रो के डालिए, या जिस रूप में भी डालिए, नहीं तो ये खेत भी बंजर बन जाएगी और आप जो खाद डालते हो। इसीलिए 100 रुपए का अगर खाद डालते हैं तो मात्र 40 रुपया का ही उपयोग कर पाता है। तो इस उपयोग को अगर बढ़ाना है तो उतना कंपोस्ट आपको डालना पड़ेगा। उसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि हरी खाद का भी उपयोग करिए, जीवाणु खाद का भी उपयोग करिए, गोबर का भी उपयोग कर दिए, वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करिए। बहुत सारे चीजें हैं जिसका उपयोग करिएगा तो आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। ये चीजों पर ध्यान देने की बात है। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, कि इस मंच के माध्यम से इतना चीज को एहसास करके जाइए कि ये जो जीवाणु है उसके लिए आप उसका भोजन का प्रबंध जरूर खेतों में करिए, तभी आपकी खेत की हालत अच्छी बनी रहेगी। अन्यथा आने वाला समय आप उस खेत से, उस जमीन से किसी भी प्रकार का आप उत्पादन नहीं ले सकते हैं। और मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों से आशा करता हूं कि इस मैसेज को आप ले जाए। धन्यवाद, थैंक यू। जिस जगह पे आए हैं उसका नाम और उस किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है उसका भी नाम, दोनों आदमी बतलाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उषा समस्तीपुर के अंतर्गत। क्या बोला? फिर से एक बार बोल दो सब लोग। कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उषा समस्तीपुर के। सर सही है, आ जाइए। तो बच्चे ने प्रयास किया, सुना और बहुत सारे गलत जवाब आए। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आती हूँ। और सर ने वैल्यू एडिशन की बात की, तो कुछ भी चीज की अगर हम खेती करते हैं और वैल्यू एडिशन अगर कर देते हैं उसमें मूल्य संवर्धन, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है बाजार में। तो जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर कविता वर्मा है, SMS होम साइंस केवीके हरिहरपुर वैशाली से। मैम आप आइए और इसके बारे में जानकारी दीजिए। प्रसिद्ध वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एंड धानुका के सर, और हमारे बीच उपस्थित वैज्ञानिक गण एंड कर्मचारी गण और हमारे उपस्थित और किसान बंधु, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जैसे सर ने बताया कि वैल्यू एडिशन किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खेती करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे अगर हम मिर्च का ही अगर खेती करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो अगर हम मार्केट में उसका सेल नहीं हो पाता है
अगर हरी मिर्च के रूप में, तो उसको हम उसको क्या उसको सुखा सकते हैं। सुखा कर उसके बहुत सारे जैसे अचार बना सकते हैं, और फ्लेक्स बनता है मिर्च का, लाल मिर्च का फ्लेक्स बनता है, और उसके बहुत सारे सॉसेस बनते हैं, चिली सॉसेस आप देखे होंगे। और मार्केट में बहुत सारी ऐसे चीज़ें उपलब्ध है मिर्च से रिलेटेड, जैसे आप लोग देखिए मिर्च का पेस्ट भी मिलता है, जिससे उसका जो कीमत है फार्मर के लिए बढ़ जाता है, जो हमारे लिए अच्छा है, और उसका मार्केटिंग भी आसानी से हो जाता है। आपका सर ने जैसे आप लोग को बताया कि जो मिर्च है उसमें एक ऐसा तत्व है या फ्लेवर है जिसको बोलेंगे, वो हमारा जो प्रेजेंट होता है वो है कैप्सिनिन, जो हमारे जो मिर्च को उसमें तीखा करता है। जो अगर उसके जिस मिर्च में कैप्सिनिन की मात्रा कम होती है, वो जो है मिर्च जो है कम तीखा होता है, जो हमारे घर में जो भी खाद्य पदार्थ बनता है उसमें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से मिर्च के अलावा हम बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसका हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे वैशाली जिला है, तो यहाँ पे केले का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो हम लोग जैसे केले का जो थम होता है उसको फार्मर क्या करते हैं, या तो कंपोस्ट की तरह उसको फेंक देते हैं, या तो कुछ मात्रा में उसको चारा के रूप में या जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उसका जो थम होता है उससे हम बहुत ही कीमती रेशा तैयार कर सकते हैं, जिससे बहुत विभिन्न तरह के हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं, जिससे उसका अधिकतम लाभ होगा। जो हमारा केले का जो थम है उससे जब हम रेशा निकालते हैं तो उसमें कंपोस्ट, मतलब उसमें एक तरह का कंपोस्ट लुगदी पार्ट निकलता है, जिसका हम बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। जो आप लोग जानते भी होंगे कि जो केला होता है उसमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होता है। जब उसका जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है एक्सट्रैक्शन के दौरान निकला हुआ, अगर उसको हम बर्मी कंपोस्ट में केचुआ खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो उसमें केचुआ खाद की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, उसमें पोटाश की मात्रा अच्छी उपलब्ध होगी। इसके अलावा उसमें जो केला का जो एक्सट्रैक्शन के दौरान जूस निकलता है, तो उस जूस का इस्तेमाल हम एज अ फर्टिलाइजर की तरह अपने खेत में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटाश की मात्रा अधिक मात्रा में है। उसके अलावा जो हम देखेंगे केले का कोई भी पार्ट जो हमारा है वेस्ट नहीं जाता है, उसका फूल से लेके उसका तना तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आप लोग खेती बनाना का करते हैं, तो उसमें जो बहुत ऐसा नहीं है कि सारा केला जो है जो फल की तरह बेच देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कच्चा है उसको हम पाउडर बना सकते हैं। उसका पाउडर बनाकर उसका हम स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे उसे बहुत तरह की खाद्य पदार्थ बनता है। जैसे उसका इस्तेमाल जो हम उसमें कुकीज़ में कर सकते हैं, उसका नमकीन बना सकते हैं, उसका गुलाब जामुन बना सकते हैं, उसकी तरह तरह की खाद्य पदार्थ हम बना सकते हैं। जिससे ये होगा कि अगर हम बिस्किट कुकीज़ में देखते होंगे कि ज़्यादातर मैदा का आता है, तो अगर उसमें हम कुछ मात्रा में अगर हम केले का पाउडर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जो स्वास्थ्यवर्धक होगा। और जब हम उसमें मैदे के स्थान पे केले का पाउडर का यूज़ करेंगे तो उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, उसका पोषण तत्व भी अच्छा होगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे अब की बार तो बहुत लोग मड़ुआ, जैसे मिलेट ईयर था 2023, तो इस बार बहुत लोग मड़ुआ की खेती भी किए होंगे। तो मड़ुआ का भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। मड़ुआ का आप पहले के लोग जो है मड़ुआ, बाजरा ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी के समय में जो मोटा अनाज है उसका जो इस्तेमाल है घरों में बहुत ही कम हो गया है। जो मोटा अनाज होता है जैसे मड़ुआ है, मड़ुआ में जो है बहुत अच्छे मात्रा में आपका कैल्शियम होता है। 300 अगर 100 ग्राम मड़ुआ लेते हैं तो उसमें 345 किलो कैलोरी उसमें आपका मड़ुआ मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और उसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें तत्व की मात्रा बहुत ही अच्छे अमाउंट में है। तो मड़ुआ से बहुत सारी तरह का हम लोग खाद्य पदार्थ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिससे जैसे कि आप लोग मड़ुआ से हम लोग जैसे
लड्डू बना सकते हैं आप लोग, हलवा बना सकते हैं, केला बना सकते हैं। मड़ुआ को हम अगर मड़ुआ से मिल्क भी तैयार किया जाता है। अगर हम मड़ुआ को भिगाकर 1-2 घंटा उसको आप मिक्सी में पीस लेते हैं तो उससे जब उसमें उसको छानते हैं तो उसमें आप मिल्क की तरह, जैसे आप दूध देखते हैं उसी तरह आपको मिल्क की तरह का मिलेगा। उसको हम बहुत सारा फ्लेवर्ड मिल्क दूध तैयार किया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि मड़ुआ बच्चे हैं या कोई भी है तो अगर वो नहीं खाते हैं तो उसका अगर हम मिल्क तैयार करें मूल संवर्धन करके रागी का तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी एक क्वेश्चन, सर ने भी बताया था उसका और मैं भी पूछूंगी, मिर्च में कौन सा ऐसा फ्लेवर होता है जिसके कारण वो तीखा होता है, उसका क्या नाम है? मेरा नाम कामनी कुमारी है, मैं हिलालपुर ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 5 से में। जवाब मैम। कैप्सिन है जो मिर्ची में तीखापन लाते हैं, उसी से स्वाद आता है। मैम आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए, तालियां बजा दीजिए। हमारी आज की एकलौती महिला किसान जिन्होंने जवाब दिया है हमारे सवाल का, मैम आपको बहुत बहुत बधाई। कविता वर्मा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आते हैं जो कि हमारा प्रशस्ति पत्र वितरण है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर अनिल कुमार सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मैं एक एक करके किसानों का नाम लूंगी, आपको स्टेज पे एक एक करके आना है। तो सबसे पहले है श्रीमती मनोरमा देवी मैम लालगंज मशरूम उत्पादन से, श्री मुशर्रफ खलील जी हरपुर मुकुंद से वाम यंत्रीकरण एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फील्ड में जो है वो इनको ये प्रस्तुति पत्र दिया जा रहा है। श्री श्याम किशोर ठाकुर जी अलवरपुर अनाज फसलों का बीज उत्पादन करते हैं ये। श्री संजीव कुमार जी चकवारा हाजीपुर से गोभी का बीज उत्पादन करते हैं ये। श्री शंकर चौधरी जी हाजीपुर से है ओल उत्पादन करते हैं ये। श्री विपिन कुमार पांडे जी हैं धरहरा से प्राकृतिक खेती व अन्य फसलों की करते हैं ये। श्री सुबोध कुमार जी हैं मुकुंदपुर सराय से वर्मी कंपोस्ट व मशरूम उत्पादन करते हैं ये। श्रीमती संगीता कुमारी जी हैं रामपुर बखरा से लालगंज से मशरूम उत्पादन करती हैं ये। श्री सुनील कुमार सुमन जी मोहब्बतपुर हाजीपुर केला उत्पादन करते हैं ये। श्री उमेश सिंह जी गुड़बिया से हाजीपुर ये मछली उत्पादन करते हैं। श्री रंजीत कुमार जी है चिंतामणिपुर वैशाली से शहद उत्पादन ये करते हैं। श्रीमती मीना कुशवाहा जी हैं लोधीपुर हाजीपुर से मशरूम उत्पादन करती हैं। श्रीमती पिंकी देवी जी हैं दौलतपुर हाजीपुर से सब्जी उत्पादन करती हैं ये। रामवीर कुमार चौधरी जी हैं जदुआ बरई टोला से नर्सरी उत्पादन करते हैं ये। श्री राजेश कुमार सिंह जी हैं रत्नाकर हाजीपुर से ये सब्जी उत्पादन करते हैं। श्रीमती नीलम कुमारी जी हैं शाहपुर लालगंज से वैल्यू एडिशन मिलेट में ये करती हैं। श्री विजय कुमार सिंह जी हैं नयागंज टोला से सहदेई बुजुर्ग शहद उत्पादन मधुमक्खी पालन करते हैं ये। श्री राजकिशोर सिंह जी हैं अलवरपुर प्रगतिशील किसान हैं ये। मुकेश कुमार जी हैं जसपराहा से सब्जी एवं फल उत्पादन करते हैं ये। श्री राजीव रंजन जी हैं भगवानपुर सराय से मशरूम उत्पादन करते हैं ये। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिखवा रही हूँ, कोई भी अगर समस्या हो कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली से अगर आपको जुड़ना हो तो यहाँ का नंबर है 6287797172। फिर से रिपीट कर रही हूँ 6287797172। आप धानुका एग्रीटेक के टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं कोई समस्या हो तो, जो है 1800102102 1800-122। इसके अलावा खेती बाड़ी पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जो है अपना सवाल भेज सकते हैं। ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300 80978643 और 00 8097864300। धानुका एग्रीटेक के जो सीनियर सेल्स ऑफिसर है दुर्गेश कुमार जी, इनका नंबर नोट कर सकते हैं 7549466999।
एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी 7549466999। तो दोस्तों आज के किसान चौपाल में हमने बात किया सब्जी फसल प्रबंधन पे, जो कार्यक्रम हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, केवीके हरिहरपुर वैशाली, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, आरडीआर फाउंडेशन और ग्रीन टीवी के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, और अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी को फेसबुक पे लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।